let's get started. So कल हम लोगों ने एक क्विकली रिकैप कर लेते हैं कि क्या-क्या पढ़ा था। तो कल अज़ूर डेवऑप्स के बारे में स्टार्ट किया था। मेनली हम लोगों ने पढ़ा कि अज़ूर डेवऑप्स के को समझने के लिए प्रीरिक्विजिट्स क्या-क्या होनी चाहिए। अज़ूर डेवऑप्स में डेवऑप्स है क्या? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होती है? डेवऑप्स एज़ अ प्रोसेस कैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में फिट होता है? एंड उसके बाद हम लोगों ने कंपोनेंट्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम क्या-क्या कंपोनेंट यूजुअली कवर करते हैं, क्या ज़रूरत पड़ती है जब हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो, राइट? उसके बारे में डिस्कस किया था। कुछ जो कंपोनेंट्स, टूल स्टैक्स क्योंकि जितने भी स्टेप्स हैं जैसे एससीएम, आर्टिफैक्टरी, बिल्ड, टेस्ट, डिप्लॉयमेंट, राइट? आर्टिफैक्ट, तो ये सारी चीज़ों के लिए हमें सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ से हम इन सारी चीज़ों को प्रॉपर्ली मैनेज कर सकें। तो राइट कोड अगर हमें पुश करना है तो हमें या तो गिटहब चाहिए या हमें गिटलैब चाहिए, गिट्टी चाहिए, बिटबकेट चाहिए। पाइपलाइंस के लिए हम कई सारे टूल्स हैं जिनको यूज़ कर सकते हैं। फंक्शनल, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो इतने सारे टूल्स हैं, तो इन्हीं सारे टूल्स की वजह से अ, इन सारे टूल्स का कंबाइंड डेवऑप्स जो है वो यूटिलाइज़ेशन करता है। तो कल हम लोगों ने इतना अंडरस्टैंड किया था और हम लोगों ने इनिशियली थोड़ी-सी कल इंट्रोडक्शन भी रखी थी। तो आज जो है वो सेशन का डे 2 है एंड आज के लिए वी आर प्लानिंग टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल अब आज हम लोग थोड़ा-सा अज़ूर डेवऑप्स में जाएँगे कि अज़ूर डेवऑप्स है क्या? राइट? एंड अज़ूर डेवऑप्स में कंपोनेंट्स कौन-कौन से होते हैं? तो लेट्स ट्राई टू गो इन वन बाय वन। तो मैं वापस अपनी स्लाइड शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से। कल हम लोगों ने मोनोलिथ और माइक्रो सर्विस को समझ के यहीं पे सेशन एंड किया था। तो आज थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं वाटरफॉल एंड एजाइल मॉडल क्या होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के। अभी थोड़ा-सा 1-2 दिन क्या है थोड़ा थ्योरेटिकल ही रहेगा, अभी प्रैक्टिकल में जाएँगे नहीं। डायरेक्ट सीआई/सीडी पाइपलाइन नहीं करना शुरू करेंगे, राइट? तो आपको अभी सोर्स कोड मैनेजमेंट के बारे में भी बहुत डिटेल में समझाना है। तो अज़ूर में जो इतने सारे टूल हम लोगों ने अभी जो बाकी के डिस्कस किए, उन सारे टूल्स के काउंटर पार्ट में अज़ूर डेवऑप्स में क्या है, क्यों अज़ूर डेवऑप्स इतना इम्पोर्टेंट है, राइट? तो वाटरफॉल और एजाइल मेथोडोलॉजी को समझाने के लिए मैं अक्सर अ, एक एनालॉजी यूज़ करता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ऑफ़िस जाना है। अब एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्ट कैसे होता है देखो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्ट होता है किसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट से। आपके पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि मुझे एचआर का सिस्टम पूरा मैनेज करना है, बट आपके पास एचआर का सिस्टम मैनेज करने के लिए कॉपी और पेपर पे तो कर नहीं सकते, पेन पेपर से, राइट? तो एचआर का मैनेजमेंट करने के लिए उसमें कई सारे ऑटोमेशन, कई सारे लॉजिक्स वगैरह भी इनबिल्ट करने हैं। तो आपकी एक रिक्वायरमेंट होती है, उस रिक्वायरमेंट बिज़नेस रिक्वायरमेंट उसको बोलते हैं। तो बिज़नेस रिक्वायरमेंट को देख के फिर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्ट करना चाहते हो, तो उस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को स्टार्ट करने के लिए आपको प्लानिंग चाहिए होती है। प्लानिंग होता है, एग्ज़ीक्यूशन होता है, राइट? तो आप डिज़ाइन करते हो, फिर प्लान करते हो, फिर डिज़ाइन करते हो, फिर उसके बाद एनालाइज़ करते हो एंड देन आप डिस्कस करते हैं। तो कैसे ये होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बाद? इसके 2 तरीके हैं नॉर्मली। अब दोनों तरीकों को समझने के लिए वही एनालॉजी के ऊपर अगर चलें, तो मान लो आप ऑफ़िस में आपका घर 15 किलोमीटर दूर है आपके ऑफ़िस से और आप पैदल जा रहे हो, आपके पास कोई साधन नहीं है। तो इन दैट केस आपकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे एक बिज़नेस रिक्वायरमेंट बनती है। आप अगर बिज़नेस यूज़र हो, तो आप किसी कंपनी के पास जाओगे और उसको अपनी बिज़नेस रिक्वायरमेंट समझाओगे कि भैया ऐसा है कि मुझे ना मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि जब मैं ऑफ़िस जाता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मैं थक जाता हूँ। गर्मी और बारिश और बहुत सारी चीज़ें, राइट? तो और 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो आपकी वो जो कंपनी एट द सेंस अब इस इन सारी चीज़ों को आप समझते चलो, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से और डेवऑप्स प्रैक्टिसेज़ से। तो कंपनी एज़ इन जो कंपनी का बॉस होगा, उसको आप बोल सकते हैं कि वो जो आपको असाइन किया जाएगा एक उसको बोलेंगे प्रोडक्ट ओनर। कुछ टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं यहाँ पे, राइट? वो प्रोडक्ट का ओनर होगा। अब वो प्रोडक्ट का जो ओनर है, वो आपसे आपकी रिक्वायरमेंट प्रॉपर गैदर करेगा। उसके बाद अब रिक्वायरमेंट गैदर करने के बाद, वो जो कंपनी है या वो प्रोडक्ट ओनर है, वो आपको एक आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से एक सॉल्यूशन यानी एक प्रोडक्ट बना के देगा। लेकिन इसके 2 तरीके हैं। पहला वाटरफॉल, दूसरा एजाइल। वाटरफॉल का मतलब क्या हुआ? वाटरफॉल का मतलब हुआ कि जब वो आपसे रिक्वायरमेंट पूरी बहुत डिटेल में लिख के लेगा, है ना? कि अच्छा आपको क्या-क्या चाहिए? आपको ऑफ़िस जाना है, ठीक है।
कितना डिस्टेंस में आप कवर करना चाहते हैं ऑफ़िस, कितनी जल्दी कवर करना चाहते हैं, आपकी बारिश के मौसम में क्या आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, गर्मी के मौसम में क्या रिक्वायरमेंट है, ठंडी के मौसम में क्या रिक्वायरमेंट है, राइट? और सारी रिक्वायरमेंट्स को एक ही बार में वो अगर लेता है, देखो वाटरफॉल को वैसे भी अगर आप देखो वाटरफॉल, वाटर है ऊपर, एक स्टेट है वाटर का, वो स्टेट फॉल होके स्टेट चेंज हो जा रहा है एंड दिस इज डन, दिस इज अ वन टाइम टास्क। जो भी वाटर का वॉल्यूम ऊपर था वो नीचे आया तो डन, राइट? तो वाटरफॉल आप स्क्रीन पे भी अगर आप देखो लेफ्ट हैंड साइड में वाटरफॉल है, तो मतलब आपने वो प्रोडक्ट ऑनर आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझा, बिजनेस रिक्वायरमेंट को, उस रिक्वायरमेंट के बाद उसने प्लान डिजाइन किया प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट की डिजाइनिंग करने के बाद प्रोडक्ट को इम्प्लीमेंट किया, इम्प्लीमेंट करके प्रोडक्ट को टेस्टिंग के लिए भेज दिया और उसके बाद वो आपको प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया कि लो भैया। प्रोडक्ट क्या था? उसने एक कार बनाई, टाटा नैनो मान लो बनाई, बना के उसने आपको दे दिया। अब सिर्फ क्या होगा? दिस इज अ वन टाइम एक्टिविटी कि उसने पहली बार में ही आपकी सारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक प्रोडक्ट बना के आपको दे दिया और उस प्रोडक्ट का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी बना कि इसको कैसे हैंडल करना है, कैसे चलाना है गाड़ी को, और उसके बाद उसने आपको शेयर कर दिया। तो शेयर करने के बाद अब क्या होगा, जब भी आपको कोई उसमें प्रॉब्लम आएगी तो सिर्फ उसका मेंटेनेंस होगा। आप बोलेंगे कि इसमें कोई एक नया फीचर लगा दो, वो फीचर नहीं लगाया जाएगा, ठीक है? कि आगे केवल वाइपर है, पीछे वाइपर नहीं है और बारिश के मौसम में पीछे दिक्कत होती है देखने में, राइट? तो वो आपको नहीं लगा के देगा, वो सिर्फ मेंटेनेंस करेगा जो-जो उसने दिया हुआ है। इसको बोलते हैं वाटरफॉल मेथोडोलॉजी ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, राइट? लेकिन अगर देखें हम तो ये थोड़ा-सा कुछ डिमेरिट्स हैं। जैसे पहले डिमेरिट्स ये है कि बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती है, बहुत ज़्यादा पेपर वर्क होता है, एग्रीमेंट होता है, तो उसके चक्कर में टाइम प्रोडक्ट की डिलीवरी का बहुत ज़्यादा हो जाता है। 1 साल 2 साल लग जाते हैं प्रोडक्ट के डिलीवरी होने में। लेकिन वहीं पे एक और मेथोडोलॉजी आई जिसको बोलते हैं एजाइल। अब एजाइल को सेम इसी एनालॉजी में अगर हम फ्रेम करें तो एजाइल होने का मतलब प्रैक्टिस भी हो, एक प्रैक्टिकली भी हम लोग कभी-कभी किसी से बोलते हैं तो बोलते हैं कि यार ये बंदा बहुत एजाइल है या इस इस टीम की एजिलिटी बहुत स्ट्रांग है। तो ये ऐसे भी हम लोग बोलते हैं, राइट? तो एजाइल इज बिकम्स अ काइंड ऑफ सिनोनिम्स नाउअडेज फॉर हाउ क्विक सम पर्सन इज रिएक्टिंग। तो वाटरफॉल वाज लेंदी प्रोसेस, इसलिए उसमें टाइम लगता था। एजाइल सबसे पहले एक ऐसा प्रोसेस लाने की कोशिश की गई कि यार ऐसा ना करें कि कोई ऐसा प्रोसेस हो जिसमें कि हम चीज़ों को ट्रैक भी कर सकें, रिक्वायरमेंट गैदरिंग भी कर सकें और डिलीवरी जल्दी दे सकें। और कंटीन्यूअसली चीज़ों को हम मॉडिफाई करके देते रहें। तो एजाइल का मतलब ऐसा समझो कि जब आप उसी एक दूसरे प्रोडक्ट ओनर के पास गए और उसको आपने बोला कि भैया मुझे एक ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, तो वो बोलेगा अच्छा आपकी मेन प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? आपकी मेन प्रॉब्लम स्टेटमेंट वो समझेगा कि आप ऑफ़िस जाते हो, 15 किलोमीटर दूर है और आपको 1 घंटा लगता है, बस। वो सिर्फ़ इतना ही सुनेगा और बोलेगा ठीक है आप 7 दिन बाद आना हम कुछ देंगे, 14 दिन बाद आना हम कुछ देंगे। 14 दिन के बाद वो आपको एक स्केटबोर्ड दे दिया। स्केटबोर्ड समझते होंगे सब लोग। तो वो स्केटबोर्ड दिया और स्केटबोर्ड से अब आप क्या कर रहे हो कि आपका और उस स्केटबोर्ड को उसने क्या बोला कि भैया ये है, आपका अभी का प्रॉब्लम जो था उसका सॉल्यूशन ये है स्केटबोर्ड, ये हमारा क्या है एमवीपी, ठीक है? तो वी विल टॉक अबाउट एजाइल और एजाइल में एमवीपी, एमवीपी को हम बोलते हैं क्या? मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। आप में से किसी ने एजाइल में काम किया है? जीरा वगैरह में, यस सर। है ना? तो आप एमवीपी समझते होंगे राहुल, राइट? जी सर। एम जी। तो व्हाट इज एमवीपी? एमवीपी का मतलब एक वाइबल प्रोडक्ट, मतलब ऐसा प्रोडक्ट जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन मिनिमम फीचर सेट के साथ। तो आप स्केटबोर्ड दे दिया, फिर उसके बाद आप उसको यूज करना शुरू कर दिए, फिर आपने फीचर रिक्वेस्ट दी, फीचर की रिक्वेस्ट देखिए यार ये इसका फीचर बड़ा कम है, एक काम करो आप ना इसमें कुछ ऐसा करो क्योंकि बहुत थक जाता हो, तो थकान पहले से ज्यादा पैदल चलने से ज्यादा हो जाती है, तो इसमें कुछ ऐसा करके दो कि कुछ ऑटोमेशन ऐसा लगाओ फीचर कि मेरी थकान कम हो जाए और इसकी स्पीड भी बढ़ जाए, राइट? तब वो कंपनी क्या करते बोलते ठीक है 14 दिन बाद आओ। फिर उन्होंने क्या किया, पैडल लगा दिया, 4 पहिए स्केटबोर्ड की जगह पे 2 पहिए बड़े बड़े लगा के साइकिल बना के दे दिया फॉर इंस्टेंस। अब वो आपने क्या करा, फिर आप साइकिल चलाना शुरू कर दिए, तो थकान अभी भी लग रही है लेकिन आपकी देखो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट अभी भी है वो, लेकिन आपके प्रोडक्ट की अंदर फीचर इन्हांसमेंट हो गया। तो 14-14 दिन का साइकिल हो रहा है जहाँ पे आप अपनी फीचर रिक्वायरमेंट दे रहे हो और प्रोडक्ट
ऑनर जो है वो अपनी टीम से, राइट, वो अपनी टीम से इसको बराबर अपडेट कराता चल रहा है आपके प्रोडक्ट को, और अपडेट कर करके डॉक्यूमेंटेशन भी कर रहा है, आपको अपडेट करके टेस्ट भी दे रहा है, और आपको अपडेट करके डिलीवर भी कर दे रहा है। तो साइकिल दिया, आप साइकिल चलाना शुरू कर दिए, फिर आपने बोला यार थकान लग जाती है, अगर इसमें ऑटोमेटिक कुछ सिस्टम हो जाता, थकान ना लगती तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, फिर 14 दिन बाद आना, फिर उन्होंने मोटरसाइकिल बना दिया, यानी साइकिल थी उसमें मोटर फिट कर दिया, मोटरसाइकिल हो गई। तो नाउ बहुत मस्त हो रहा है, राइट? फिर अब आप बारिश आई तो आपने बोला यार बारिश में तो भीग जाता हूँ, तो फिर उन्होंने 14 दिन बाद बुलाया और उसके बाद आपको उसमें छत लगा के 4 पहिए लगा के मोटर अभी भी है, राइट? कार बना के दे दी। फिर आप गर्मी आई तो आपने बोला यार इसमें गर्मी बहुत लगती है, तो फिर उन्होंने उसमें एसी लगा के दे दी। तो दैट इज़ हाउ एजाइल होने का मतलब होता है कि क्विक रिस्पॉन्सिव होना रिजल्ट ओरिएंटेड वे में, राइट? आप क्विक रिस्पॉन्सिव हैं, आपके अंदर एजिलिटी है का मतलब यही होता है कि आप क्विकली रिस्पॉन्स करते हैं, रिजल्ट क्विकली देते हैं, भले वो मिनिमम रिजल्ट है, मिनिमम वायबल रिजल्ट है, लेकिन वो आप देते हो। तो दैट इज़ हाउ एजाइल। अब एजाइल मेथोडोलॉजी में कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कुछ वर्ड्स जो आपको याद रखने हैं, एक प्रोडक्ट ओनर, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं या कुछ रोल होते हैं, राइट? रूल्स, रोल इन एजाइल। एजाइल की प्रैक्टिस में कुछ रोल होते हैं। जैसे एक रोल का मतलब है जैसे टीम लीडर ये सब ना, वैसे ही तो प्रोडक्ट ऑनर एक रोल होता है। प्रोडक्ट ऑनर होल सोल रिस्पॉन्सिबल होता है जो क्लाइंट से बात करता है। प्रोडक्ट ऑनर वो है जो क्लाइंट से बात करता है, क्लाइंट से उसकी रिक्वायरमेंट को, सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट को गैदर करता है, सारी रिक्वायरमेंट को डॉक्यूमेंट करता है, डॉक्यूमेंट करने के बाद वो फिर उस एजाइल में आता है। तो कुछ एजाइल के कुछ सेरेमनीज होती है, कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अब इसके बारे में हम लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है अजूर डेवऑप्स, राइट? अजूर डेवऑप्स में सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है अजूर बोर्ड। तो मैं इसके ऊपर भी जाऊं उसके पहले मैं आपको एक चीज जो हम मिस कर गए प्रॉपरली क्योंकि अभी स्लाइड अलाइंड नहीं है, अजूर डेवऑप्स में जो मैंने आपको कल सारे टूल्स की बात की थी ना कि इतने सारे टूल्स होते हैं इसमें, तो अजूर डेवऑप्स में इससे रिलेटेड कौन से टूल है या अजूर डेवऑप्स क्या है? तो वी विल टॉक अबाउट एजाइल। एजाइल को पीछे रखते हैं, उसके पहले हम लोग अजूर डेवऑप्स की बात कर लेते हैं। अजूर डेवऑप्स को शॉर्ट फॉर्म में एडीओ भी बोला जाता है। और अजूर डेवऑप्स है क्या? ये एक मैनेज्ड डेवऑप्स टूल सेट है। मैनेज्ड डेवऑप्स टूल सेट है, टूल नहीं है, टूल का सेट है पूरा। अब देखो, टूल सेट का मतलब होता है और मैनेज्ड डेवऑप्स का क्या मतलब होता है, यहीं पे आपके क्वेश्चन का आंसर भी मिलेगा जो आपने पूछा था कि सर अजूर डेवऑप्स का मार्केट क्या है। इसको समझिएगा और जहाँ पे भी क्वेश्चन लगे ज़रा-सा भी तो बिल्कुल पूछिएगा, ज़रूरी नहीं है कि आप टेक्निकल क्वेश्चन पूछो, टॉपिक को समझने के लिए और भी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो। सो डेवऑप्स में इतने सारे टूल्स होते हैं क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हम लोगों ने कल देखी थी, उसमें हमें कितनी सारी रिक्वायरमेंट होती है अलग-अलग फेज़ में। तो अज़ूर डेवऑप्स क्या है भाई लोग, कि जो इतने सारे टूल्स हैं जो आप अलग-अलग इंस्टॉल करते हो और इंस्टॉल करके प्रॉपरली उसको मैनेज करते हो, तो आपका बहुत ज़्यादा पावर जाता है। अज़ूर डेवऑप्स एक SaaS बेस्ड प्लेटफॉर्म है। इट्स अ SaaS बेस्ड प्लेटफॉर्म, यानी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस बेस्ड प्लेटफॉर्म है। यानी अज़ूर डेवऑप्स ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस बेस्ड है। इस प्लेटफॉर्म को आपको इंस्टॉल करने की कहीं जरूरत नहीं पड़ती है, आपको उसके लिए हार्डवेयर मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सबको अगर आप देखें जैसे जेनकिंस हो गया और बाकी सारी जो चीज़ें हैं, राइट? तो आपको उनके टूल सेट को मेंटेन करने के लिए मैन पावर चाहिए होता है, एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए होता है, प्लेटफ़ॉर्म चाहिए होता है, सिक्योरिटी पैचिंग बार-बार उसकी करनी पड़ती है, उसमें भी कैपेसिटी जाती है, राइट? तो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवऑप्स के प्लेटफ़ॉर्म को मैनेज करने के लिए, डेवऑप्स के सारे टूल स्टैक जिस पे रन करते हैं, ऐसे प्लेटफ़ॉर्म को मैनेज करने के लिए भी आपको कैपेसिटी लगती है, रिसोर्सेज लगते हैं और ऑब्वियसली कॉस्ट लगती है, करेक्ट? तो अगर यही सारी चीजें हमें खुद ना मैनेज करना पड़े, ध्यान से सुनिए, अगर हमें ये सारे टूल स्टैक खुद से ना मैनेज करना पड़े जेनकिंस वगैरह, बल्कि हमें अगर कोई इंस्टॉल किया हुआ टूल मिल जाए, सब आपस में इंटीग्रेटेड भी हो, आउट ऑफ द बॉक्स नेचुरल इंटीग्रेशन भी हो उन सबका, ऐसा अगर कोई बना बनाया प्लेटफॉर्म मिल जाए जिसमें मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ना तो मुझे अलग से एटलासियन जीरा का लाइसेंस लेना पड़े,
ना उसे इंस्टॉल करना पड़े, ना तो उसके इंस्टेंस को मैनेज करना पड़े, ना मुझे बिटबकेट का लाइसेंस लेना पड़े, राइट, या गिटलैब का और गिटहब एंटरप्राइज का। तो वो सारी चीजें भी मिल जाए, यानी सोर्स कोड रिपोजिटरी भी मिल जाए, मुझे आर्टिफैक्ट्री भी मिल जाए, जिसमें मैं अपने जावा के जार के फाइल्स वगैरह को बिल्ड कर सकूं, एनपीएम नोड जेएस के फाइल्स को वगैरह को अपलोड कर सकूं, पाइथन को व्हील पैकेजेस को अपलोड कर सकूं, राइट, और हाँ टेस्ट भी कर सकूं। जो मैंने कल टेस्टिंग की बात की थी, फंक्शनल टेस्ट होते हैं, नॉन फंक्शनल, परफॉर्मेंस लोड टेस्टिंग, ये सारे तरह के कुछ टेस्टिंग्स भी को भी इंटीग्रेट कर सकूं, राइट, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, और उनके रिजल्ट्स भी देख सकूं, सिक्योरिटी स्कैनिंग वगैरह भी हो सके, राइट, हर चीज अगर मैं मैनेज कर सकूं एक ही प्लेटफॉर्म में, मुझे अलग से कुछ खरीदने की, कुछ सेटअप करने की, कुछ कॉन्फ़िगर करने की जरूरत ना हो। तो ऐसा एक प्रॉपर बंडल्ड पैकेज्ड डेवऑप्स का टूल स्टैक का सॉल्यूशन अगर हमें मिलता है कहीं पे, तो वो अज़ूर डेवऑप्स है। और भी बहुत सारे टूल है मार्केट में, लेकिन ऐसे बंडल्ड सॉल्यूशन नहीं मिलते, राइट, लेकिन अज़ूर डेवऑप्स एक प्रॉपर इजी टू यूज बंडल्ड सॉल्यूशन है, जिसकी वजह से अज़ूर डेवऑप्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और अज़ूर डेवऑप्स में बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं जो फ्री मिलती हैं। एक लेवल के ऊपर, एक वॉल्यूम के ऊपर आप जाएँगे तभी आपको चार्ज लगता है। एंटरप्राइज़ लेवल पे आपको जाना पड़ता है, अदरवाइज़ अज़ूर डेवऑप्स इज़ कंप्लीटली फ्री, राइट। अगर कोई भी ऑर्गेनाइज़ेशन अज़ूर के क्लाउड को यूज़ कर रहा है, तो अज़ूर डेवऑप्स उसके लिए फ्री है। कुछ यूटिलाइज़ेशन तक उसकी लिमिटेशन क्या है, वो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले ये देख लेते हैं कि अज़ूर डेवऑप्स में स्लाइड में ही थोड़ा-सा आगे चलेंगे और डिस्कस करते हैं। ये मैं इन्हीं की बात कर रहा था कि एजाइल में क्या होता है, बट आई थिंक एजाइल वाटरफॉल की स्लाइड को इसके जस्ट बाद डालना चाहिए। तो व्हाट इज़ डेवऑप्स? कल हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था कि डेवऑप्स एक प्रैक्टिस है जिसमें डेवलपमेंट का ऑपरे अगर आप देखें तो डेवलपमेंट में कौन सी चीज़ होती है? डेवलपमेंट में आप प्लान करते हो, राइट? क्रिएट करते हो कोई पैकेज सॉफ्टवेयर, उसको वेरीफाई करते हो, ये डेवलपमेंट का काम होता है, और फिर उसको आप पैकेज कर देते हो। और डेवलपमेंट के बाद, राइट, ये यहाँ से हम ऐसे स्टार्ट करेंगे, ऐसे जाएंगे, ठीक है, तो ऐसे स्टार्ट या ऐसे स्टार्ट करके ऐसे जाएंगे, ये एरो भी इसमें बना हुआ है। प्लान करते हो कि क्या सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, क्या फीचर डेवलप करना है, फिर क्रिएट करते हो, फिर वेरीफाई करते हो, और उसके बाद आप पैकेज कर देते हो कि हाँ सब कुछ बन गया, रेडी टू यूज हो गया, अब इसको आप डिप्लॉय कर सकते हो, चाहे वो जार वार फाइल हो या फिर वो आपका डॉकर कंटेनर इमेज हो। उसके बाद उस डॉकर कंटेनर इमेज को जो बंदा रिलीज करेगा वो ऑपरेशन का काम हो गया, क्योंकि ये डेवलपमेंट नहीं कर रहा है, ये ऑपरेशन का काम कर रहा है। तो वो हो गया कि वो कौन सा बंदा है जो रिलीज करेगा, फिर कौन सा बंदा है जो उसको रिलीज करने के बाद कॉन्फ़िगर करेगा बेस्ड ऑन द एनवायरनमेंट की, डेव एनवायरनमेंट में ये कॉन्फ़िगरेशन होगा, बाकी में ये होगा, राइट। और उसके बाद उसको कंटिन्यूअसली जो डिप्लॉय कर दिया उसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता रहेगा कि चीजें सब सही से चल रही हैं। तो अगर हम देखें तो डेवऑप्स जो है वो इन सभी पे एक कॉमन ग्लू है। तो ये डेवलपमेंट का ऑपरेशन, ये ऑपरेशंस का ऑपरेशंस, ये दोनों को मिला के डेवऑप्स बना। यानी डेवऑप्स में क्या होता है, प्लान किया जाता है, क्रिएटिंग प्लानिंग के टाइम में भी डेवऑप्स है, क्रिएशन के टाइम पे यानी जब डेवलपमेंट टीम डेवलपमेंट कर रही है तो उस टाइम पे भी डेवऑप्स उनको सपोर्ट करता है प्लेटफॉर्म से, फिर वेरिफिकेशन में भी उनको सपोर्ट करता है, यूनिट टेस्ट वगैरह के केस में सीआईसीडी पाइपलाइन बनाता है, उनको पैकेज करने में सपोर्ट करता है, उनको रिलीज करने में सपोर्ट करता है, कॉन्फ़िगर करने में सपोर्ट करता है अलग अलग एनवायरनमेंट में, प्रमोट करने में, मॉनिटर करने में, ये सारी चीजें डेवऑप्स जो है वो करता है किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में, किसी भी प्रोडक्ट के लिए। तो अब अगर हम देखें इन्हीं सारे प्रोसेस को लेके कि बहुत सारे टूल स्टैक्स हैं दुनिया में, बहुत सारे टूल स्टैक हैं जो डेवऑप्स के टूल स्टैक्स हैं, इन जिनका सपोर्ट डेवऑप्स प्रैक्टिस में लिया जाता है, और इन्हीं सारे टूल स्टैक्स, और ऐसे बहुत सारे टूल स्टैक हैं जो सेम टूल स्टैक हैं और काम सेम तरह का करते हैं, अलग अलग टूल स्टैक भी हैं जो सेम एक ही तरह का काम करते हैं। तो ये वाली जो स्लाइड है इससे आपको बहुत डिटेल में ये व्यू मिलेगा कि किस किस स्टेज पे, जो डेवऑप्स के स्टेजेस हैं, किस किस स्टेज पे कौन कौन से टाइप के टूल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जब आप कोड करते हैं तो आपका जो कोड है वो गिटलैब गिट में कहीं पे भी रह सकता है, राइट, तो आपको गिट की जरूरत पड़ती है। फिर आपका कोड आप बिल्ड करते हो, टेस्ट करते हो। तो बिल्ड करते हो तो उस सिचुएशन में आपको बिल्ड करने के टाइम में सोनाटाइप नेक्सस, जेफ्रॉग आर्टिफैक्टरी, ग्रेडल, मावेन, इन सब का जो मैंने कल एग्जांपल दिया था वो आते हैं। फिर जब आप टेस्टिंग करते हो तो टेस्टिंग के टाइम में आपके पास अजोर में टेस्टिंग का टेस्ट सुइट है अजोर का, राइट, काफी वाइड है।
वो यूज़ कर सकते हो, या टेस्टिंग के लिए सेलेनियम या और बहुत सारे टूल्स। यहाँ पे लिमिटेड है बट देयर आर मल्टीपल टूल्स, राइट? फिर उसके बाद रिलीज़ करने के लिए आप प्लेटफ़ॉर्म, राइट, आप जेनकिंस का इस्तेमाल कर सकते हो, सीआई/सीडी पाइपलाइन, ओपनस्टैक का इस्तेमाल कर सकते हो। ओपनस्टैक सीआई/सीडी पाइपलाइन नहीं है बट प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे रिलीज़ किया जा सकता है चीज़ों को। फिर डिप्लॉयमेंट करने के लिए आप एडब्ल्यूएस में कोई क्लाउड हो या उसमें डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, राइट? कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन कर रहे हैं, क्योंकि डेवऑप्स में सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ही नहीं होता बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोविजनिंग भी आप करते हैं। तो वी विल अंडरस्टैंड कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड का कंसेप्ट भी क्या होता है। उसके बाद डॉकर, अगर कंटेनर है तो आप डॉकर पे करते हो। फिर उसके बाद आप एंसिबल या सेफ का इस्तेमाल कर सकते हो चीज़ों को कॉन्फ़िगर करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए। मॉनिटर, राइट, कुबरनेटिस का इस्तेमाल कर सकते हो डिप्लॉयमेंट के लिए। फिर मॉनिटरिंग के लिए आप ग्रेलॉग एंड ग्राफाना का यूज़ कर सकते हो। तो जो डेवऑप्स की कंप्लीट साइकिल है, इस डेवऑप्स की कंप्लीट साइकिल, उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टूल स्टैक होते हैं। सोचिए इतने सारे टूल स्टैक्स को अलग-अलग मैनेज करने के लिए कितना ज़्यादा एफर्ट जाएगा। तो इन्हीं सारे सॉल्यूशंस के लिए अज़ूर है, अज़ूर डेवऑप्स। तो अज़ूर डेवऑप्स एक प्लेटफ़ॉर्म है जिसमें हर एक चीज़ के लिए, अब ये आपके सामने स्क्रीन पे डेवऑप्स का लाइफ साइकिल या उसके स्टेजेस भी हैं, और साथ ही साथ उनको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास अज़ूर डेवऑप्स में कौन-कौन से टूल हैं इनबिल्ट, उनका भी नाम लिखा हुआ है। तो देखो, अज़ूर रिपोज़ करके एक टूल है, अज़ूर डेवऑप्स का पार्ट है, जहाँ पे कि आप अपने कोड को मैनेज कर सकते हो। अपने कोड, आपको गिटहब की ज़रूरत नहीं है। हालाँकि गिटहब का भी इंटीग्रेशन है अज़ूर डेवऑप्स में, लेकिन आपको अगर अज़ूर रिपोज़ में रखनी है, अज़ूर रिपोज़ को आप एज़ अ सोर्स कोड मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ करना चाहते हो, तो आप यूज़ कर सकते हो। हम लोग प्रॉपर इसको पढ़ेंगे। यूज़ कर सकते हो, इसमें आप अपने कोड रख सकते हो, ब्रांचेस क्रिएट कर सकते हो, जितने भी सोर्स कोड मैनेजमेंट के एप्लीकेशंस के फीचर होते हैं, वो आपको अज़ूर रिपोज़ में मिलेंगे। फिर जब आपका कोड हो गया, अब प्लानिंग करने के लिए क्या करते हो? जब प्लानिंग करना होता है तो आप जीरा में करते थे, राइट? कि फीचर कौन-कौन सा है, फीचर को आप असाइन करते हो, कैनबन बोर्ड क्रिएट करते हो। तो वो सारी चीज़ें आप अज़ूर बोर्ड में कर सकते हो। यानी अज़ूर बोर्ड एक फुल फ्लेज सॉल्यूशन है जीरा के जैसा, जिसमें आप टास्क, फीचर्स, एपिक्स, सब स्टोरीज क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट करके आप उन्हें यूजर्स को असाइन कर सकते हो। आप प्रॉपर स्प्रिंट बाय स्प्रिंट जा सकते हो, ट्रैक कर सकते हो। तो हर चीज़ के लिए जो आप जीरा में कर सकते हो, वो चीज़ आप अज़ूर बोर्ड में कर सकते हो। एंड देन बिल्ड के बाद आता है, फिर आता है बिल्ड एंड टेस्टिंग। तो बिल्ड एंड टेस्टिंग जो है, वो उसको करने के लिए सबसे पावरफुल चीज़ जो यहाँ पे हमारे पास है, वो है अज़ूर पाइपलाइन और गिटहब एक्शंस। गिटहब एक्शंस और अज़ूर पाइपलाइन दोनों ऑलमोस्ट सेम हैं। दोनों ही में ही यामल में सिंटैक्स लिखे जाते हैं, और सबसे ज़्यादा टाइम हमारे इस अज़ूर डेवऑप्स का जो जाएगा, वो अज़ूर पाइपलाइन के ऊपर जाएगा अंडरस्टैंड करने के लिए। अज़ूर रिपोज़ और अज़ूर बोर्ड पे हम लोग उतना टाइम नहीं देंगे, कम ही देंगे, क्योंकि ये छोटे टॉपिक्स हैं, इसमें ज़्यादातर आप लोगों को पता है। लेकिन जो मेन टेक्निकल चीज़ है वो अज़ूर पाइपलाइन है, राइट? जिसमें हम अलग-अलग तरह से पाइपलाइन्स एक्सप्लोर करेंगे। बहुत सारे सिनेरियोस। सो अज़ूर पाइपलाइन से आप बिल्ड भी कर सकते हो। अज़ूर पाइपलाइन में टेस्टिंग का सॉल्यूशन भी ऑटोमेटिकली इंटीग्रेटेड होता है। तो आपने टेस्ट केसेस वगैरह लिखे हैं, तो वो टेस्ट आपको विजिबल होगा प्रॉपर पाई चार्ट वगैरह में, प्रॉपर डोनट मेन्यूज में। दैट इज हाउ अज़ूर पाइपलाइन। अज़ूर पाइपलाइन में सिर्फ बिल्ड ही नहीं होता, टेस्ट ही नहीं होता, बल्कि रिलीज डिप्लॉय भी होता है। तो रिलीज भी आप पाइपलाइन से ही करेंगे, डिप्लॉयमेंट भी आप पाइपलाइन से कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। फिर अज़ूर आर्टिफैक्ट एक वो लोकेशन है जहाँ पे जब आप कोई चीज़ बिल्ड करते हो, तो आप अज़ूर आर्टिफैक्ट में पुश करते हो। तो जब आपका बिल्ड होगा, तो बिल्ड में आप अज़ूर आर्टिफैक्ट वो लोकेशन है जहाँ पे आप अपनी जार फाइल, वार फाइल वगैरह को पब्लिश कर सकते हो। एनपीएम है तो उसको आप पब्लिश कर सकते हो, नोड.जेएस को, राइट? कंटेनर इसमें पब्लिश नहीं होते, कंटेनर इमेजेस अज़ूर आर्टिफैक्ट में पब्लिश नहीं होती, बल्कि उसके लिए अज़ूर कंटेनर रजिस्ट्री है, जिसके बारे में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। उसमें आप पब्लिश भी कर सकते हो। एंड उसके बाद अज़ूर टेस्ट प्लान, नॉर्मल जो टेस्ट होते हैं वो ऑलरेडी अज़ूर में इंटीग्रेटेड होते हैं अज़ूर डेवऑप्स में। अदरवाइज एक्सप्लिसिटली अगर आपको अज़ूर टेस्ट प्लान करने हैं बहुत हाई लेवल पे, तो आप अज़ूर टेस्ट प्लान का पैकेज लेके और उसमें अज़ूर टेस्ट प्लान भी क्रिएट कर सकते हो। तो ये जो है हमारा अज़ूर रिपोज, अज़ूर बिल्ड, अज़ूर पाइपलाइन, अज़ूर आर्टिफैक्ट, अज़ूर टेस्ट प्लान, ये 5 कंपोनेंट हैं जो अज़ूर डेवऑप्स के ऊपर, अज़ूर डेवऑप्स के कंपोनेंट्स हैं, और इन्हीं में हम सारा काम करते हैं। तो इन्हीं सारे कंपोनेंट के बारे में जानना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में इनको इनकॉर्पोरेट करना, इनको कॉन्फ़िगर करना, इनको टेस्ट करना,
यही जो है हमारी, इन्हीं पे प्रॉपर लैब करना और इसमें इन सभी पे एक्सपर्टीज हासिल करना, यही हमारा अज़ूर डेवऑप्स है ओवरऑल कोर्स, राइट? ठीक है, सो फार सो गुड। अज़ूर डेवऑप्स क्या है वो समझ में आया। तो अब राहुल बोलिए। हेलो सर। सर मेरा एक क्वेरी है, जैसे आपने बोला अजियोर रेपोस के ऊपर हम अपना कोई भी सोर्स कोड जो है वो प्लेस कर सकते हैं, राइट? हाँ, सो सपोज अगर मेरा करंट प्रोजेक्ट जो चल रहा है वो अभी अजियोर डेवऑप्स के ऊपर माइग्रेटेड नहीं है, बट मेरा जो कोड है दैट इज रनिंग समवेयर इनसाइड गिटहब और गिटलैब। सो क्या हाँ, मैं अपने रनिंग कोड को वहीं पे एग्जिस्ट करते हुए इधर यूज कर सकता हूँ? कर सकते हैं। अजियोर कर सकते हैं, ओके। हाँ, आप डायरेक्ट गिटहब को भी यूज कर सकते हैं और गिटहब रिपोजिटरीज को अज़ूर रिपोज में सिंक कर सकते हैं। दैट ओके इज ऑल्सो ओके पॉसिबल, माइग्रेट कर सकते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। ओके, थैंक यू तो Azure DevOps में इतने सारे टूल्स हैं। नाउ कमिंग ऑन दिस क्वेश्चन कि व्हाई Azure DevOps इज सो पॉपुलर, या इसका क्या फ्यूचर है। तो देखो, इसके लिए पहले हमें थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि Azure के प्लान्स क्या होते हैं। तो Azure जो है ना, इसके प्लान की अगर हम बात करें तो यूजर बेस्ड लाइसेंस होता है, ठीक है। तो बेसिक प्लान और बेसिक प्लस टेस्ट प्लान करके ऐसा होता है। फर्स्ट 5 यूजर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्री होते हैं, उसके बाद पर यूजर लाइसेंस होता है टूल्स के ऊपर। पर यूजर $6 पर यूजर पर मंथ का कॉस्ट होता है, विच इज एक्चुअली वेरी लेस। आई एम टेलिंग यू द रीजन बिकॉज अगर आप कंपेयर करेंगे ना बाकी के जो टूल स्टैक्स हैं जिनके बारे में मैंने बताया, जो अनमैनेज टूल स्टैक्स हैं डेवऑप्स के, उनको मैनेज करने का कॉस्ट, उनमें जो आउटेजेस होती हैं, उसमें डाउन टाइम होते हैं, उनके फिक्सेस होते हैं, उनमें बग्स होते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके लिए बहुत ज्यादा कॉस्ट लगती है। बट उसके इस प्लेटफॉर्म में क्या है, इस प्लेटफॉर्म में ये पूरा प्लेटफॉर्म आपको मिलता है बना बनाया। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता अलग से, आप अपना यूज करते हो, सिर्फ इसको कॉन्फ़िगर करते हो, यूज करते हो, राइट। इसका मेंटेनेंस, इसकी सिक्योरिटी पैचिंग, एवरीथिंग, वो सब कुछ कौन देख रहा है? अजूर देख रहा है, क्योंकि अजूर डेवऑप्स एक मैनेज्ड क्लाउड बेस्ड SaaS सॉल्यूशन है। अभिषेक, आपका क्या क्वेश्चन? सर मॉनिटरिंग के लिए क्या यूज करते हैं एजोर में? अजूर में मॉनिटरिंग के लिए, अजूर डेवऑप्स के अंदर मॉनिटरिंग के लिए ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मॉनिटरिंग का अच्छा। टॉपिक जो है वो डेवऑप्स टूल स्टैक में नहीं आता, बल्कि कोई भी इंटीग्रेशन, किसी भी मॉनिटरिंग टूल का इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं। डेवऑप्स इज मेनली अबाउट CI/CD पाइपलाइन, आर्टिफैक्टरी और कोड। ये तीन चीजें मेन है किसी भी डेवऑप्स प्रैक्टिस। बट मॉनिटरिंग भी कंपोनेंट है ही, राइट। तो किसी का भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, अलग से कोई मॉनिटरिंग सिस्टम अजूर डेवऑप्स में नहीं है। अजूर मॉनिटर है, अजूर लॉग एनालिटिक्स वर्क स्पेस है, इन सब का इंटीग्रेशन जो अजूर के टूल्स हैं अजूर क्लाउड के, उनको किया जा सकता है अजूर डेवऑप्स के साथ, ठीक है, अजूर मॉनिटरिंग का। तो जो लाइसेंसिंग है इसकी, बेसिक प्लान और बेसिक प्लस टेस्ट प्लान आते हैं। बेसिक प्लान में जो टेस्ट प्लान है वो इंक्लूडेड नहीं होता है। बेसिक प्लान में फर्स्ट 5 यूजर के लिए फ्री है। फर्स्ट 5 यूजर का मतलब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर अजूर डेवऑप्स में साइन अप करता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर साइन अप करता है, तो उसे साइन अप करने के बाद वो, हम लोग जैसे हैं, हम लोग अगर साइन अप करें तो, या कोई ऑर्गेनाइजेशन साइन अप करे और उसमें सिर्फ 5 ही डेवऑप्स के लोग हैं काम करने वाले, डेवऑप्स के ही नहीं, बाकी बाकी भी जो डेवलपर्स वगैरह हैं, सबको मिला के सिर्फ 5 ही लोग हैं जो काम करते हैं, ठीक है, या केवल डेवऑप्स वाले भी 5 लोग हैं तब भी, तो उसको पैसे देने की जरूरत ही नहीं है। फर्स्ट 5 यूजर के लिए फ्री है। उसके बाद पर यूजर $6, $6 इज वेरी लेस, राइट। $1 का $100, ₹600 या ₹500 हर महीना। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, अगर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन भी है, तो वो अपने नंबर ऑफ यूजर के हिसाब से, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की टीम वैसे बहुत वाइड, बहुत बड़ी तो होती नहीं है, छोटा ऑर्गेनाइजेशन होगा, छोटे कम साइज होगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम का, राइट, डेवऑप्स की टीम का, तो और बड़ा होगा तो ज्यादा होंगे। तो उसके हिसाब से अगर देखें तो कॉस्ट कुछ ऐसा आता है, एंड इसमें आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स नहीं होते मैनेजमेंट करने का। तो दैट इज वाई ये काफी ज्यादा पॉपुलर है, और एक ही अम्ब्रेला के अंदर, एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर सारे टूल्स मिल रहे हैं, इसलिए ये काफी ज्यादा पॉपुलर है, राइट। तो जो आपका क्वेश्चन था कि फ्यूचर क्या है, तो देखो डेवऑप्स का फ्यूचर है, और डेवऑप्स का फ्यूचर है, बिना डेवऑप्स के आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मैनेज नहीं कर सकते। ऑटोमेशन मैंडेटरी है, मस्ट है, चीजें सारी ऑटोमेट होनी चाहिए, वन क्लिक होनी चाहिए, वन क्लिक बिल्ड, वन क्लिक डिप्लॉयमेंट, हम इसकी बात करते हैं। तो ये सारी चीजें बिना पाइपलाइन के, बिना वर्कफ्लो सिस्टम के पॉसिबल नहीं है। व्हाट इज पाइपलाइन? पाइपलाइन को हम वर्कफ्लो भी बोलते हैं। वर्कफ्लो का मतलब होता है व्हेन यू ट्रिगर समथिंग
यू गेट अ ट्रिगर, ट्रिगर के बाद एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप, छठा स्टेप, ऐसे होता चला जाए। फर्स्ट स्टेप में कुछ काम हो रहा है, फिर इससे रिलेटेड आर्टिफैक्ट्स, फिर इसमें कुछ काम हो रहा है, इसमें रिलेटेड, फिर इसमें कुछ काम हो रहा है, तो ये चीजें होती रहें। और फिर यहाँ पे फिर से अगर पहले वाले सेक्शन में कोई चीज चेंज हुआ तो फिर उसका भी इंक्रीमेंटल चेंजेस जाए, फिर चेंज किया उसका भी जाए, तो यानी एक कंटिन्यूअस फ्लो बना रहे हमारा। जैसे पानी होता है, पाइपलाइन इसीलिए बोलते हैं पानी की पाइप, कि उसका फ्लो बना रहे कि यहाँ से पानी आता जा रहा है तो जाता जा रहा है, राइट। तो ये एक ऑटोमेशन है, यानी डेवऑप्स के बिना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हम लोग नहीं सोच सकते आज की डेट में, क्योंकि प्रॉपर मैनेज्ड हो, सिक्योर हो, पूरी डिलीवरी एंड टू एंड हो प्रॉपर, वो चीजें डेवऑप्स के बिना पॉसिबल नहीं है। यानी डेवऑप्स है, और डेवऑप्स है तो डेवऑप्स बिना टूल स्टैक्स के, जो उनके डेवऑप्स के प्लेटफॉर्म होते हैं, उनके सपोर्ट के बिना रन नहीं कर सकता। तो उस सिचुएशन में हमें अजूर डेवऑप्स एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिलता है जो कॉस्ट इफेक्टिव है, जो मैनेज्ड है फुल्ली, और सिंगल स्टॉप शॉप है जहां पे आपको सारी चीजें एक साथ मिल जाती हैं। तो दैट इज व्हाई Azure DevOps is being adopted by almost most of the companies, एंड ये कंटिन्यूअसली लोग अडॉप्ट ही करते चले जा रहे हैं, बिकॉज उनको बाकी के प्लेटफॉर्म से इसमें ज्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हैं, राइट। अलग अलग टूल के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, आपको अलग अलग लाइसेंसेस लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कोई लाइसेंस नहीं होता, यहाँ पर यूजर का कॉस्ट पे करना है, एवरीथिंग कम्स ऑन सेम फ्लोर, राइट। दैट्स हाउ इट इज रियली बेनिफिशियल। सो बेसिक प्लान में क्या होता है कि बेसिक प्लान में आपको अजूर पाइपलाइन है, अजूर बोर्ड है, अजूर कोड है, राइट, सोर्स कोड मैनेजमेंट सिस्टम के लिए अजूर रिपोज, और साथ में आपको अजूर आर्टिफैक्ट्री, ये 4 कंपोनेंट आपको बेसिक प्लान में मिलेंगे। और ये हमेशा के लिए फ्री है। अगर आप एज ए यूजर चला रहे हैं ना, सिंगल यूजर साइन अप करके लैब के लिए, तो आप इसको पूरी जिंदगी जब मन करे तब यूज करते जाओ, ये हमेशा के लिए आपके लिए फ्री है। फिर उसके बाद सिर्फ एक कंपोनेंट एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा अगर टेस्ट प्लान, तो टेस्ट प्लानिंग, टेस्ट का ट्रैकिंग, एग्जीक्यूशन, ब्राउजर बेस्ड टेस्ट, एनोटेशन, रिच क्लाइंट एग्जीक्यूशन, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, सेंट्रलाइज रिपोर्टिंग, ये सारी चीजें थोड़ा सा टेस्टिंग के लिए, क्वालिटी कंट्रोल के लिए बहुत ज्यादा इनहैंस्ड टाइप की टेस्टिंग है, जिनको नॉर्मली आप टूल स्टैक्स में नहीं करते हो। उसका भी एडवांस सपोर्ट यहाँ पे है टेस्ट प्लान को लेके, बट अनफॉर्चुनेटली ये जो टेस्ट प्लान है ये पेड है। नॉर्मल हम लोग अगर अब इसका करना चाहेंगे तो आप एक बार केवल अपना सब्सक्रिप्शन इनेबल कर सकते हो 30 डेज के लिए, उसके बाद आपको $52 पर यूजर पर मंथ देना पड़ेगा, विच इज ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है, राइट। तो दैट इज वाई ये जो टेस्ट प्लान है, और इसका इतना सारे ऑर्गेनाइजेशन इस टेस्ट प्लान को इंक्लूड ही नहीं करते, क्योंकि नॉर्मल टेस्टिंग, फंक्शनल नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, एंड टू एंड टेस्टिंग सारी वैसे भी हो जाती है पाइपलाइन से, तो टेस्ट प्लान में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये 2 तरह के अजूर के प्लान है। तो हमारे पास अजूर पाइपलाइन है जिसमें क्या क्या इंक्लूड करता है, फ्री ऑफर फ्रॉम इंडिविजुअल सर्विसेज, आप अजूर पाइपलाइन में कितनी भी पाइपलाइन बना सकते हो, कितनी भी पाइपलाइन बना सकते हो, लेकिन फिर भी एक रेस्ट्रिक्शन है जो मैं आगे आपको पाइपलाइन पढ़ाने लूंगा तो समझाऊंगा। फिर अजूर बोर्ड है जिसमें आप वर्क आइटम्स की ट्रैकिंग कर सकते हो, और कैनबन बोर्ड, एजाइल बोर्ड और कैनबन बोर्ड बना सकते हो। अजूर रिपोजिटरीज है जिसमें आप अनलिमिटेड प्राइवेट गिट रिपोजिटरीज क्रिएट कर सकते हो, अनलिमिटेड प्राइवेट गिट रिपोजिटरीज, ठीक है। उसके बाद अजूर आर्टिफैक्ट्स है, अजूर आर्टिफैक्ट्स में आप 2 GB फ्री होता है पर एक ऑर्गेनाइजेशन में 2 GB तक का जार फाइल, वार फाइल या नोड जेएस के पैकेजेस, स्नैपशॉट्स और रिलीजेस वगैरह आप पब्लिश कर सकते हो। 2 GB के ऊपर जाता है तो कॉस्ट लगती है, बट इट्स वेरी मिनिमम। ओके, सो कॉस्ट काफी मिनिमम होती है स्टोरेज की। बोलिए रवि। सर मैं ये कह रहा था कि हमारा जो डेमो होगा, जो क्लास होगा, वो बेसिक प्लान में हो जाएगा अपना सारे हाँ हाँ, चीज अपना जो है। सारा टोटल बेसिक प्लान में हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। ओके ओके। बहुत अच्छे से हम लोग सारा कुछ कवर कर लें। उसके बाद हम अगर इंडिविजुअल सर्विसेज की बात करें, तो इंडिविजुअल सर्विसेज आपको मैं इसका प्राइसिंग और कैलकुलेशन समझ लें, उसके बाद हम लोग फिर अजूर बोर्ड से स्टार्ट करेंगे, फिर मैं वहाँ पे एजाइल के बारे में डिटेल में जाऊँगा, फिर उसके बाद पाइपलाइन और रिपोज वगैरह में चलेंगे। सो अगर इंडिविजुअल सर्विसेज की बात करें तो अजूर पाइपलाइन जो है वो, अजूर पाइपलाइन जो है, जब पाइपलाइन चलती है, आप
इनमें से भी अगर कोई चीज जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसमें जरा सा भी आपको कहीं डाउट हो तो इमीडिएटली पूछेगा, सर ये वाली चीज जो आप बता रहे हो इसको हमने नहीं सुना, या ये हमें नहीं पता, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल बता दीजिए। ठीक है। सो अज़ूर पाइपलाइन कंप्लीटली फ्री है, लेकिन अज़ूर पाइपलाइन में क्या है कि जब पाइपलाइन चलती है तो उसके जो टास्क होते हैं वो एग्जीक्यूट करते हैं किसी एजेंट पे। एजेंट का मतलब होता है कोई मशीन। तो मशीन मतलब सर्वर, लाइनक्स की मशीन, विंडोज की मशीन। तो जो अज़ूर के टास्क पाइपलाइन में जो आप टास्क एग्जीक्यूट करते हो वो टास्क किसी मशीन पे एग्जीक्यूट करते हैं। तो वो मशीन के दो ऑप्शन है। पहला सेल्फ होस्टेड CI/CD, आप अपना खुद अपनी मशीन को एज ए एजेंट कॉन्फ़िगर करके अपने अज़ूर पाइपलाइन के साथ इंटीग्रेट कर दीजिए। तो अज़ूर पाइपलाइन से ट्रिगर होगा लेकिन सारे स्टेप्स आपके लोकल मशीन पे एग्जीक्यूट होंगे। दिस इज पॉसिबल। दूसरा क्या होता है कि फ्री माइक्रोसॉफ्ट होस्टेड CI। माइक्रोसॉफ्ट का खुद उसके खुद के एजेंट पूल हैं, बहुत बड़ा पूल है जिसमें एजेंट्स हैं। तो जब आप अपना जॉब दोगे तो उनमें से कोई भी एक एजेंट जो फ्री होगा, कोई वर्चुअल मशीन, वो आपके जॉब को पिकअप कर लेगा और वहां पे एग्जीक्यूशन हो जाएगा। इंटरप्राइजेस में नॉर्मली माइक्रोसॉफ्ट होस्टेड CI/CD को नहीं यूज किया जाता है, सेल्फ होस्टेड CI/CD को ही यूज किया जाता है एजेंट को, जिसके बारे में पाइपलाइन पे चलेंगे तो बहुत डिटेल में हम लोग और पढ़ेंगे। सो माइक्रोसॉफ्ट में जब माइक्रोसॉफ्ट का होस्टेड है अगर, तो उसमें आपको 1800 मिनट हर महीना फ्री मिलता है, बहुत ज्यादा है। इतना ज्यादा आप अपना जॉब चला ही नहीं पाओगे। और सेल्फ होस्टेड अगर एजेंट है तो अनलिमिटेड जॉब है आपके पास, जितना मन करे उतना रन कीजिए। ठीक है। और अज़ूर आर्टिफैक्ट की बात करें तो अज़ूर आर्टिफैक्ट मैंने बोला था 2 GB फ्री होता है, उसके बाद पर GB $2 स्टार्ट होता है। वो भी बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। 2 GB शुरू का फ्री है, बाकी राइट। और कौन कौन से पैकेजेस को सपोर्ट होता है इसमें अज़ूर आर्टिफैक्ट्स में, किस किस टाइप के पैकेजेस को आप पब्लिश कर सकते हैं, रिपोजिटरीज बना सकते हैं। मावेन, npm, पाइथन, राइट, ये आपका पैकेजेस सपोर्ट करता है। आप स्ट्रीम सपोर्ट होता है इसमें। ओपन सोर्स डिपेंडेंसीज का भी, ओपन सोर्स डिपेंडेंसीज का मतलब ऐसी डिपेंडेंसीज जो बाहर से आके आप यूज करते हैं उनको भी आप इसका प्रॉक्सी यूज करके वाया ले सकते हैं। इसको आप डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं अज़ूर पाइपलाइन के साथ। ऑब्वियसली सेम प्लेटफॉर्म इसीलिए है, यही इनका बेनिफिट है, क्योंकि अज़ूर डेवऑप्स के जितने कंपोनेंट हैं उनको आउट ऑफ द बॉक्स इंटीग्रेशन मिलता है। ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग चलेंगे अज़ूर बोर्ड के ऊपर। और अज़ूर बोर्ड पे मैं जाऊं उसके पहले हम लोग थोड़ा सा जिस अजाइल पे थे उसके बारे में डिस्कस कर लें। तो अजाइल में क्या होता है कि मैंने बताया आपको, अजाइल का एक एनालॉजी दिया कि कैसे काम करता है। अब ये जो अजाइल मेथोडोलॉजी है उसमें कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। कुछ चीजें जैसे अजाइल में हम लोग क्या क्या करते हैं। तो अजाइल में कुछ रोल्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे प्रोडक्ट ऑनर। प्रोडक्ट ऑनर वो रोल होता है जो आपके कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करके उनकी रिक्वायरमेंट को लेके आता है, राइट। और उसके बाद वो स्प्रिंट, अभी मैं सेरेमनीज की बात भी करूंगा। तो प्रोडक्ट ऑनर होता है, उसके बाद एक होता है जिसको हम बोलते हैं स्क्रम मास्टर, एक रोल होता है। फिर इंजीनियरिंग लीड एक रोल होता है, और इंजीनियर्स एक रोल होता है। इतने रोल्स होते हैं नॉर्मली। प्रोडक्ट ऑनर वो होता है जो प्रोडक्ट के को ओन करता है, उसमें कितने फीचर्स होने चाहिए, कब कौन से फीचर्स हमें इंटीग्रेट करने हैं, उसकी रिपोर्ट्स, उसकी चीजें वो देता है स्क्रम मास्टर को। स्क्रम मास्टर जो होता है वो प्लान करता है। अब प्लान में क्या होता है, यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको जानना चाहिए। स्क्रम क्या होता है, स्प्रिंट क्या होता है, ओके, फिर पीआई प्लानिंग क्या होती है। तो ओके, तो पीआई प्लानिंग क्या होती है भाई लोग। सबसे पहले जब प्रोडक्ट ऑनर सारी रिक्वायरमेंट को गैदर कर लेता है एजाइल में कि क्या क्या बनाना है, तो फिर वो उनके अलग अलग फीचर्स बांटता है और वो अपनी एजाइल टीम को देता है। यहाँ पे जो इंजीनियरिंग लीड और इंजीनियर्स होते हैं ये एक्चुअली एजाइल टीम होते हैं। और एजाइल टीम के अंदर एक इंजीनियरिंग लीड और एक इंजीनियर एटलीस्ट मिनिमम होते ही हैं। तो प्रोडक्ट ऑनर जो होता है वो अपने एजाइल टीम को प्लान समझाता है और एक महीने में ये डिलीवरी चाहिए ये चीज बोलता है। और वो लोग जो टीम इंजीनियरिंग लीड हैं, इंजीनियर्स हैं, वो उनको एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं बेस्ड ऑन
कैपेसिटी, कि उनके पास अगर कैपेसिटी है कि हाँ भैया 1 महीने का टास्क है या 3 महीने का, तो हम इसे कर पाएंगे कि नहीं। नॉर्मली 3 महीने का टास्क होता है, 6 स्प्रिंट होते हैं, एक स्प्रिंट 14 दिन का होता है। तो इसको थोड़ा सा समझिए, और अगर इसमें जहां भी डाउट हो प्लीज पूछिएगा। तो पीआई प्लानिंग एक सेरेमनी है। पीआई प्लानिंग को सेरेमनी बोला जाता है, पीआई प्लानिंग की सेरेमनी, जिसमें एक ऐसा 1 दिन 2 दिन ऐसा होता है में प्रोडक्ट ऑनर डिस्कस करके सारे लोगों से, स्क्रम मास्टर के साथ में, वो जो प्लान है वो पूरे इटरेशन की प्लानिंग करता है, अगले 3 महीने की प्लानिंग करता है। तो प्लानिंग करने के लिए वो सारे स्टोरीज या फीचर्स या एपिक्स, अभी इनके बारे में भी जाएंगे, उनको सामने समझाता है कि देखो ये चीजें होनी है। यानी वो बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स, पीआई प्लानिंग में क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ड्राफ्ट करके दिए जाते हैं। तो पहले दिन ड्राफ्ट रहता है कि हमें ये ऑब्जेक्टिव लेना है, और उसके बाद पीआई प्लानिंग में हर एक टीम जो होती है, हर एक टीम में अपने स्क्रम मास्टर्स भी हो सकते हैं, या हर एक टीम, एजाइल टीम खुद अपना ड्राफ्ट प्लान पेश करती है, अपना ड्राफ्ट प्लान कि मैं ये चीजें, आप ये पूरा प्रोडक्ट का ये डिजाइन है, ये फीचर है, इसमें से ये फीचर मैं डेवलप करूंगा। एक टीम होगी जो दूसरा फीचर डेवलप करेगी, एक टीम होगी जो तीसरा फीचर। मान लो फ्रंट एंड की टीम अलग है, बैक एंड की टीम अलग है। बैक एंड वाले अपना बैक एंड का सारा टास्क, सारे फीचर्स सारे ले लेते हैं, और उसके बाद उनसे इसमें ड्राफ्ट प्लान में बोलते हैं। पीआई प्लानिंग में सब लोग इकट्ठा होते हैं, ब्रेकआउट रूम होते हैं, जहां पे भी आपको, इसमें भी ब्रेकआउट रूम अगर नहीं समझ में आता तो जैसे हम सभी लोग अभी यहाँ पे हैं ना, तो पहले यहाँ पे डिस्कशन होता है कि ये फीचर्स हमें मिले हैं। उसके बाद हम लोग, ये पीआई प्लानिंग का प्रोसेस है। फिर हम में से दो दो लोगों को या एक एक टीम का एक ब्रेकआउट सेशन बना के अलग अलग दे दिया जाता है, जिसमें हम डिपेंडेंसीज का डिस्कशन करते हैं। ठीक है, लोगों के रूम्स बना दिए जाते हैं, और सभी लोग वर्चुअली या वैसे जाके रूम में डिस्कस करते हैं कि जैसे फ्रंट एंड का एक फीचर है जो बना रहे हैं, वो बैक एंड के ऊपर उनकी डिपेंडेंसी है, तो वो डिस्कस करते हैं और उनके ऊपर डिपेंडेंसी रेज करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं, टास्क, स्टोरीज, एपिक्स, ऑब्जेक्टिव्स, डिपेंडेंसीज आर वेरी क्रिटिकल टू हैंडल, करना चाहिए। तो डिपेंडेंसीज एक दूसरे पे डालते हैं, और अब ये जो चीजें डिस्कस हुई हैं, इन सारी चीजों को एज इट इज हमें मेंशन भी करना पड़ता है जीरा बोर्ड में या एजाइल बोर्ड में। ठीक है, तो वहां से ये चीज दिखती है कि जैसे मेरा जो टास्क है उसकी डिपेंडेंसी किसी के ऊपर है, वो मैंने रेस किया हुआ है बोर्ड पे भी। तो जब वो अपनी डिपेंडेंसी को डन मार्क कर देंगे, उनकी स्टोरी उसको वो डन मार्क कर देंगे, तो मैं अनब्लॉक हो गया। मेरी डिपेंडेंसी थी, मैं ब्लॉकर था, अब अनब्लॉक हो गया। तो अब मैं अपना फीचर स्टार्ट कर सकता हूँ। तो ये इतना ढेर सारा जो प्रोसेस है, इन सारे प्रोसेस को प्रॉपर प्लान करने के लिए एक पीआई प्लानिंग 1 दिन या 2 दिन का होता है, जिसमें सब लोग डिस्कस करते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे के ऊपर ब्रेकआउट रूम के अंदर डिपेंडेंसी शेयर करते हैं कि भैया मेरा ये फीचर इस प्रोडक्ट को लेके है, लेकिन मैं पहले आप करोगे तभी मैं कर पाऊंगा, या ये वाला काम के लिए ये टास्क मैं आपको दे रहा हूँ, ये मेरी डिपेंडेंसी है, आप ये करोगे तभी मैं कर पाऊंगा। ये सारी चीजें डिस्कस होती हैं, और सारे टास्क, सारी चीजें, स्टोरीज, सब कुछ बैकलॉग में डाली जाती है। तो बैकलॉग क्या होता है? बैकलॉग एक स्पेस होता है जहां पे ऑल द स्टोरीज एक्सेट्रा बीइंग रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड किया जाता है पूरे टाइम में। पीआई प्लानिंग स्टार्ट होने के पहले भी जो जो चीजें आपने डिस्कशन होते रहते हैं बीच बीच में, राइट, तो प्रोडक्ट ऑनर लेके आता रहता है, ये रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट है, तो आप उन सारी चीजों को, जो टीम होती है एजाइल टीम, वो उन सारी चीजों को अपने बैकलॉग में डालती रहती है। यानी कि अपने टास्क का बैकलॉग को आप बुक ऑफ वर्क भी समझ सकते हो, बुक ऑफ वर्क, कि अपने बुक ऑफ वर्क में सारी चीजें ऐड करती चलती है, और ऐड करने के बाद फिर वो स्टार्ट करेंगे चीजों को शेयर करना। ये सब इंटरप्राइज यूज केस है। तो पीआई प्लानिंग में वो वही सारे बैकलॉग आइटम्स को लेके आते हैं कि मैं बैकलॉग में है, लेकिन अब मैं इसको लेके आ रहा हूँ, ये चीजें मैं करूंगा। फिर वो डिपेंडेंसीज वगैरह भी सारी रेज होती हैं, और जब वो टास्क हमारा कंप्लीट हो जाता है, तब हम क्या करते हैं, वो ड्राफ्ट प्लान को, फिर फाइनल प्लान होता है जिसमें प्रोडक्ट ऑनर का अप्रूवल मिलता है कि हाँ भाई अप्रूव्ड है आपका प्लान, राइट। एजाइल टीम जो होती है वो अपने प्लान प्रेजेंट करती है, और
प्रोडक्ट ओनर जो होता है वो आपके प्लान को अप्रूव कर देता है। अप्रूव कर देता है मतलब अब फाइनल हो गया, जितने टास्क आपने लिए थे अब ये टास्क आपको करने हैं। तो अब जब ये टास्क करने हैं तब क्या होता है? तब होता है, फिर आती है स्प्रिंट। स्प्रिंट का मतलब होता है कि ये लगभग 2 वीक का एक स्प्रिंट होता है, राइट? स्प्रिंट, स्प्रिंट एक वर्ड है, यानी कि पहला स्प्रिंट मतलब स्प्रिंट एक टेन्योर है, 2 वीक का होता है जिसमें पहला स्प्रिंट, राइट, और टोटल 6 स्प्रिंट इन वन प्लानिंग। एक प्लानिंग में 6 स्प्रिंट हो सकते हैं, इसीलिए फिर वो सॉरी 6 हाँ 6 हो सकते हैं, 2-2 ऐसा करके 1 महीना हुआ, फिर 2-2 करके दूसरा महीना, फिर 2-2 तीसरा महीना। तो ऐसे करके टोटल पीआई प्लानिंग हम लोग साल भर में 4 बार करते हैं और आधे-आधे 15-15 दिन के स्प्रिंट्स होते हैं। तो अब जब सबको स्टोरीज जो होती हैं फिर वो सबको असाइन किया जाता है, ये काम एजाइल टीम की जो स्क्रम मास्टर होता है वो करता है, और जो इंजीनियरिंग लीड होता है, फिर इंजीनियर्स ये डेली एक कॉल भी करते हैं। डेली एक कॉल करते हैं कि हाँ भाई कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था, कल क्या-क्या किया, क्या नहीं किया। यानी उसको फिर ट्रैक भी करना शुरू कर देते हैं, और जिसने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है जो उसको असाइन था, तो उसे डन भी मार्क करता चलता है, ताकि अगर वो किसी की डिपेंडेंसी थी, वो किसी ने पिकअप किया हुआ है, तो वो उसको डन मार्क करता चलेगा। दिस इज ऑलमोस्ट सेम लाइक किसी को आपने इंसिडेंट ट्रेस किया सर्विस नाउ में, आपको असाइन हुआ, फिर आपने उसे क्लोज कर दिया, आपको एक टाइम मिला हुआ है। कुछ उससे मिलता जुलता सिस्टम है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का सिस्टम, ठीक है? सो फार सो गुड, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? प्रोसेस समझ में आ रहा है? Yes, sir. सर अदर्स? आई एम नॉट एबल टू रेज हैंड एक्चुअली, पता नहीं वो बोल रहा है कुछ तो। नो प्रॉब्लम, आप ऐसे ही पूछ लीजिए, इंटरप्ट मी जस्ट एंड आस्क। इसमें आपने बताया 3 चीजें होती, स्प्रिंट, स्क्रम एंड पीआई प्लानिंग। प्लानिंग, पीआई प्लानिंग होती 3 मंथ्स के लिए, ये होती है 2 वीक्स के लिए। हाँ जी। जो ओके स्प्रिंट होती है, ये होती है स्प्रिंट, एक स्प्रिंट, वन स्प्रिंट इज ऑफ 2 वीक। तो हर एक स्प्रिंट बाय स्प्रिंट जब आपकी डिलीवरी होती है फीचर्स की, क्या क्या सॉफ्टवेयर के अंदर फीचर्स ऐड करोगे, उसकी आप स्प्रिंट बाय स्प्रिंट प्लानिंग करते हो, और उसी को आप पीआई प्लानिंग बोलते हो कि मैं इस स्प्रिंट में इतने दिन में ये फीचर दूंगा, इतने दिन में ये फीचर दूंगा, इतने दिन में ये फीचर दूंगा। अच्छा, तो 6 स्प्रिंट मतलब 12 वीक्स। हाँ 6 स्प्रिंट्स मतलब हो गया 12 वीक विच इज 3 मंथ्स, 3 मंथ्स। अच्छा एक एंड क्वार्टर, इस साल भर का ना, ओके ओके गॉट इट। एंड ठीक स्क्रम है? डिफरेंट है। एंड स्क्रम इज एवरी डे एक कॉल होती है, एक कॉल हैपेंड एवरी डे between Scrum Master and engineering team to track the status कि हाँ जो जो असाइन हुआ है वो सब चल रहा है कि नहीं, हम डिलीवरी कर पाएंगे कि नहीं, और कंटिन्यूअसली वो क्लोज भी होते चल रहे हैं, ताकि स्क्रम मास्टर जो है ही हैज टू मेक श्योर कि जो डिलीवरी प्लान्ड है कि इस स्प्रिंट में, यानी कि इस 15 दिन में, 2 वीक में इतनी डिलीवरी हमें करनी है, वो चीजें हो रही हैं और हो जाएं। अगर कोई चीज नहीं होती है, any leftover from any sprint will be called as spillovers। उसको spillover कहा जाता है, और वो आप अगले में आपको करके देना है, वो आपके कैपेसिटी में आपको एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक? यानी अगले बार भी डिलीवरी है, अगले स्प्रिंट की भी, उसके साथ ही आपको इसे भी एडजस्ट करना पड़ेगा, बट आपको करना पड़ता है। रवि? ये प्रोडक्ट ओनर है, ये स्क्रम मास्टर जो है, इसको इंस्ट्रक्शन आता है कहाँ से? प्रोडक्ट ओनर से? स्क्रम मास्टर जो होता है उसको इंस्ट्रक्शंस नहीं आते, हम्म बल्कि स्क्रम मास्टर जो होता है वो जब पीआई प्लानिंग होती है ना, देखो हम्म प्रोसेस स्टार्ट होता है बैकलॉग से, हम्म, मतलब जो प्रोडक्ट ऑनर है वो बीच बीच में टीम्स को बताता रहता है, खास तौर से स्क्रम मास्टर को, कि ये फीचर्स हैं जो हमें लेने हैं अगले क्वार्टर में, ठीक है।
तो वो स्क्रम मास्टर क्या करता है, वो उन चीजों को जीरा में या अजोर बोर्ड में रिकॉर्ड करता चलेगा, ठीक है। और उसको वो बोलेगा क्या, बैकलॉग आइटम। ठीक। ओके। फिर जब अगले क्वार्टर की शुरुआत होने वाली होती है और उसके लिए फॉर्मली प्लानिंग की जाती है, बैकलॉग इज व्हाट, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन दैट दीज ऑल आइटम वी शुड बी इंक्लूडिंग इन स्टार्टिंग नेक्स्ट क्वार्टर। ओके। जब स्प्रिंट जो नया, स्प्रिंट होता है छोटा काम है, मतलब कि छोटा मतलब वर्क है, उसी का बैकलॉग का ही छोटा पार्ट है, ये कह रहे हो? नहीं नहीं, दोनों अलग अलग। बैकलॉग इज लाइक, अब अच्छा मैं इसको थोड़ा दूसरे तरीके से समझाता हूँ, इसको एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ, ठीक है, कुछ एनालॉजी या कुछ एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। तो पूरी जर्नी स्टार्ट कहाँ से होती है, स्टार्ट होती है प्रोडक्ट ऑनर एंड क्लाइंट डिस्कशन हुआ, पहला डिस्कशन हुआ। अब प्रोडक्ट ऑनर और क्लाइंट का एजाइल आप लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है, बिकॉज डेवऑप्स एजाइल के प्रोसेस को समझे बिना अधूरा है, इसलिए हम लोग थोड़ा, मे बी आपको इंटरेस्ट कम आ रहा होगा, लेकिन अगर नहीं भी, अगर कम भी आ रहा है तो प्लीज इस पे फोकस कीजिए, जैसे रवि पूछ रहे हो वैसे क्वेश्चन पूछिए और क्लियर करते चलिए, राइट। कंफर्मेशन भी आप ले सकते हो कि मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, क्या मैं सही हूँ, तो आई कैन से कि हाँ आप सही हो या गलत हो, या उसको इनहेंस करने की जरूरत है। ये है थ्योरेटिकल चीजें, बिना प्रैक्टिस किए आप इनके बारे में नहीं समझ पाओगे, और प्रैक्टिस इसका ऐसा कोई टेक्निकल चीज नहीं है जिसका आप लैब कर लो, ये चीजें वो हैं जो इंटरप्राइज में जाने के बाद ही आपको एक्सपीरियंस होंगी। लेकिन ये, इसमें से कोई भी वर्ड आपके लिए ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि आप नहीं जानते हो, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑनर स्टार्ट होता है जब प्रोडक्ट ऑनर क्लाइंट का डिस्कशन होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, बिजनेस रिक्वायरमेंट रखी जाती हैं, बिजनेस रिक्वायरमेंट समझ में आती हैं, राइट। क्लाइंट डिस्कस करता है प्रोडक्ट ऑनर से कि यार मुझे अगले क्वार्टर में ये करके देना, ठीक है। तो ये जो डिस्कशन है ये यहाँ से स्टार्ट होता है। अब होता क्या है इसको, कि थर्ड स्टेप में जो प्रोडक्ट ऑनर है वो किसी भी तरीके से, या तो वो स्क्रम मास्टर को डायरेक्ट बताएगा, या वो एक मेमो पब्लिश कर सकता है, एक कॉन्फ्रेंस पेज या समथिंग ऐसा डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें वो ये लिखता जाएगा, वो खुद लिखता जाएगा, ये हमें देना है अगले क्वार्टर में, ठीक है। तो उसी में से देख के प्रोएक्टिवली, ठीक है, प्रोएक्टिवली जो स्क्रम मास्टर होता है वो प्रिपेयर करता है बैकलॉग आइटम्स, यानी प्रोडक्ट ऑनर जब चीजें लेगा, ध्यान से समझिएगा रवि इसको, प्रोडक्ट ऑनर जो है जब वो सारे आइटम्स रिक्वायरमेंट लेगा तो उस रिक्वायरमेंट को डालेगा, उस रिक्वायरमेंट को वो एज इट इज लगभग डालता है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि टीम का ब्रेकअप होता है, एजाइल की अलग अलग टीम, एक टीम है जो फ्रंट एंड के ऊपर केवल काम करती है, एक टीम है जो बैक एंड के ऊपर केवल काम करती है। तो जो फ्रंट एंड वाली टीम होती है, वो बैक एंड वाली टीम जो है, वो सारी टीम जो होती है वो उस रिक्वायरमेंट को देखती है, स्क्रम मास्टर उस रिक्वायरमेंट को देखेगा, देखने के बाद वो समझेगा अच्छा ये चीजें टारगेट हो रही हैं, तो वो उनमें से उसका क्या काम है, उस काम के लिए वो एक स्टोरी बना लेता है। स्टोरी बनाना मतलब समझो अपने लिए टास्क लिखना, कि ये टास्क मैं करूंगा इसमें से, फिर बैकएंड वाला भी उसमें से बोलेगा ये टास्क मैं करूंगा, ठीक है। जैसे बिजनेस रिक्वायरमेंट का एक एग्जांपल देता हूं आपको, शॉपिंग मेन्यू, कोई एक ई कॉमर्स वेबसाइट है मान लीजिए, उसमें जो शॉपिंग के मेन्यू है ना, उसमें कैटेगरी ऐड करना है, कैटेगरी एडिशन करना है, ये एक बिजनेस रिक्वायरमेंट है। तो ये सिंगल रिक्वायरमेंट है। अब प्रोडक्ट ऑनर जो है उसको लिखता है, ठीक है, रखेगा अपने पास। स्क्रम मास्टर क्या करेगा, स्क्रम मास्टर जाएगा और उसको देखेगा शॉपिंग मेन्यू की कैटेगरी का आइटम है, तो वो स्क्रम मास्टर क्या करेगा कि जो फ्रंट एंड टीम है, और स्क्रम मास्टर हर एक टीम के अलग अलग भी हो सकते हैं और सिंगल भी हो सकता है, अगर सिंगल है तो वो इसमें से देखेगा शॉपिंग मेन्यू कैटेगरी का एडिशन है, ठीक है, तो वो इसमें से बैकलॉग आइटम है निकालता है। फिफ्थ स्क्रम कैसे बैकलॉग आइटम होते हैं इसको यहीं पे लिखते हैं, तो बैकलॉग आइटम निकालेगा कि फ्रंट एंड टीम के लिए एक आइटम वो यहाँ पे नोट करके रखता है जीरा में या अजोर बोर्ड में, तो वो नोट करके रखेगा, जैसे शॉपिंग का मेन्यू में कैटेगरी का एडिशन है, राइट, यूआई इनहेंसमेंट टू विजिबल कैटेगरी,
या कैटेगरी क्रिएशन, ऐसा कुछ। फिर वो बैकएंड टीम के लिए भी कुछ लिख के रखता है, बैकएंड टीम डेवलप एपीआई एंड पॉइंट फॉर कैटेगरी। यूआई के लिए एक और हो सकता है, एक वो लिस्ट करे, दूसरा यूआई में ये भी हो सकता है कि क्रिएट कैटेगरी एडिशन यूआई ऑप्शन इन एडमिन एरिया, राइट। तो क्या क्या करना होगा उसमें क्रोनोलॉजिकली और किस टीम का काम होगा इस रिक्वायरमेंट को लेके, वो स्क्रम मास्टर बाइफरकेट करता है और उसको रिकॉर्ड करता है, लिख लेता है, ताकि बाद में वही चीज फिर टीम डिलीवर करेंगे, उसी के ऊपर काम करेंगे। एक तरह समझो इंसिडेंट लॉग करना। दिस मेक सेंस रवि सो फार? सर टाइम भी यहीं पे मेंशन कर देते हैं ये लोग, टाइम भी मेंशन हो जाता है कि इतना वीक नहीं, है या टाइम यहाँ मेंशन नहीं हुआ, अभी टाइम मेंशन नहीं हुआ। ये सिर्फ टास्क है, टास्क मेंशन कर अभी दिया है। सिर्फ टास्क है, अभी जो ड्राफ्ट स्टेज में कर लिया कि ये अगर ये रिक्वायरमेंट है तो इस रिक्वायरमेंट पे ये काम होना चाहिए और इस टीम को इतना इतना काम करना पड़ेगा, ये काम का ब्रेकअप है। कोई रिक्वायरमेंट आए, उस रिक्वायरमेंट में कौन सी टीम कौन कौन सा काम करेगी उसका ब्रेकअप है, जिसको हर एक टीम अपने बैकलॉग में रखती है। बैकलॉग में रखना मतलब पीछे नहीं रखना, बैकलॉग का मतलब होता है कि जो हम अभी कर रहे हैं या करने वाले हैं उसके लिए ड्राफ्ट प्रिपेयर कर। मेक सेंस? यस सर, थैंक यू। अब इससे आगे के स्टेप पे चलते हैं। अब इसके आगे के स्टेप पे अब हमारा 5वां स्टेप आता है जहां पे होता है पीआई प्लानिंग। पीआई प्लानिंग में क्या होगा? पीआई प्लानिंग में हम डिस्कस करते हैं, जो आपने अभी बोला कि सर इसको फिर किस स्प्रिंट में क्या करना है, राइट। तो पीआई प्लानिंग या स्प्रिंट प्लानिंग भी लोग बोलते हैं इसको। अब डिस्कस होता है कि भले शॉपिंग मेनू कैटेगरी का एडिशन था, इसके साथ एक और आइटम था, राइट। शॉपिंग मेनू कैटेगरी का एडिशन था, मान लो चेकआउट बिलिंग टू ऐड स्ट्राइप पेमेंट गेटवे, ये भी एक फीचर था मान लो। अब पेमेंट गेटवे कस्टमर, अब ये दो था, राइट, दो फीचर मान लो कस्टमर ने दिया था, तो प्रोडक्ट ऑनर की जिम्मेदारी होती है कि स्प्रिंट प्लानिंग से पहले वो कस्टमर से पूछता है कि आप बताओ आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारे पास इस स्प्रिंट में हम, या ये जो हमारा पूरा क्वार्टर है इसमें हम आपको, आपने 2 रिक्वायरमेंट दी है लेकिन या तो हम दोनों में से एक ही दे सकते। ये प्रोडक्ट ऑनर करता है, इंजीनियरिंग टीम से डेवलपर से कोई मतलब नहीं होता। तो वो डिस्कस करते हैं और बोलते हैं कि ये चेकआउट वाला काम तो आपका चल रहा है, राइट, इसको हम अगली बार ले लेते हैं, अब की बार हम आपका शॉपिंग मेन्यू कैटेगरी एडिशन ले लेते हैं। तो बोलता है हाँ ठीक है, ये मेरी प्रियोरिटी है। प्रियोरिटी का डिस्कशन होता है, तो प्रियोरिटीज का डिस्कशन होता है, बेस्ड ऑन जो प्रियोरिटीज होती हैं उसके बिहाफ पे स्प्रिंट प्लानिंग में प्रोडक्ट ऑनर तब बोलता है कि ऐसा है कि 2 चीज हैं लेकिन दोनों में से सिर्फ ये वाला आइटम है जो हमें चाहिए, राइट। और सिर्फ एक आइटम का मैं इस एग्जांपल ले रहा हूं, देयर में बी प्लेंटी ऑफ आइटम, जैसे 12 है, 12 में से 8 आइटम ले लिया इस क्वार्टर में, पूरे क्वार्टर में डिलीवर करने के लिए। फिर वहीं पे ये डिस्कशन होता है, इसी पीआई प्लानिंग में ये डिस्कशन होता है कि पहले इस स्प्रिंट में मतलब पहले 15 दिन में ये बन जाना चाहिए, दूसरे स्प्रिंट में इसकी डिलीवरी होनी चाहिए, तीसरे स्प्रिंट में इसकी डिलीवरी होनी चाहिए। फिर यहीं पे डिपेंडेंसी भी रेज होती है, फ्रंट एंड की टीम बोलती है कि मैं यूआई में एनहेंसमेंट तो कर दूंगा लेकिन एपीआई का एंड पॉइंट मुझे पहले बताओ, नहीं तो मैं फिर गेट पोस्ट कहां डालूंगा। तो ये डिपेंडेंसी रेस करते हैं इनके ऊपर, तो पहले इनका काम होगा फिर इनका काम, बीच में फिर ये कुछ और अपने लिए और बाकी का आइटम उठाए रहते हैं। तो ऐसे प्लानिंग होती है, हर एक स्प्रिंट की डिलीवरी की प्लानिंग तब स्टार्ट होती है कि किस स्प्रिंट में क्या डिलीवरी होगी। नाउ अंडरस्टैंड पीआई प्लानिंग में क्या होता है। और पीआई प्लानिंग में फिर फॉर्मली स्प्रिंट डिलीवरीज आर रिकॉर्डेड एंड एग्रीड, रिकॉर्ड करके एग्री कर लिए जाते हैं, ठीक। तो फिर जो आपका बैकलॉग है, बैकलॉग को समझो कि ये एक पेज है जिसमें सारा सामान था, तो आपने उसमें से फिर निकाल के स्प्रिंट के बोर्ड में, एक्टिव बोर्ड में आप, मतलब जो ड्राफ्ट था ड्राफ्ट से उठा के आप फाइनल में, जो जो ड्राफ्ट में भले के 100 आइटम हो लेकिन उसमें से जितने आइटम डिलीवर करने उसको आपने फिल्टर करके अपने मेन बोर्ड में रख लिया, मेन बुक ऑफ वर्क में रख लिया। इस स्प्रिंट के अगले स्प्रिंट के अगले स्प्रिंट के अगले, मतलब पूरे 6 स्प्रिंट की पूरी प्लानिंग कर ली।
ये डिलीवर करेंगे इस स्प्रिंट वाइज। इसी को बोलते हैं स्प्रिंट प्लानिंग या पीआई प्लानिंग। जी अभिषेक। सर जैसे कुछ कंपनीज होती हैं सर जहाँ पे क्लाइंट नहीं होता है, खुद का वो अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वहाँ पे प्रोडक्ट ओनर कैसे वहां स्प्रिंट वहां प्लानिंग पे फिर करेगा? क्लाइंट वहां पे फिर प्रोडक्ट ऑनर ही अपने फीचर्स को प्लान करता है, वो बिजनेस रिक्वायरमेंट खुद ही डेराइव करता है, फिर कस्टमर से पूछने की जरूरत नहीं है, वो खुद प्लान करता है कि मेरी प्रायोरिटी ये है अगले क्वार्टर की, ये होना चाहिए प्रोडक्ट में, सॉफ्टवेयर में, फिर उसके अगले क्वार्टर में ये होना चाहिए अब की बार, ये होना चाहिए अब की बार, फिर प्रोडक्ट ऑनर सारी चीजें देता है। ओके। और सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर जो बाय डिफॉल्ट कोई भी अगर यूजर स्टोरी या ये क्रिएट होती है, तो जी, उसका जो डिफॉल्ट स्टेट होता है वो बैकलॉग में जाएगी ना पहले? डिफॉल्ट बैकलॉग होता है, करेक्ट, पहले वो बैकलॉग में जाती है। और सर ये थोड़ा फिर सर सेरेमनी और ऑब्जेक्टिव ड्राफ्ट एक बार बता दीजिए दोबारा से। कौन सा वाला? सेरेमनी और ऑब्जेक्टिव ड्राफ्ट। अच्छा, ये पीआई प्लानिंग को ही हम सेरेमनी बोलते हैं। सेरेमनी मतलब पीआई प्लानिंग को एक उत्सव की तरह मनाया जाता है, ठीक है। जब जब ये स्प्रिंट प्लानिंग या पीआई प्लानिंग हम लोग करते हैं ना, तो इसको लोग स्प्रिंट सेरेमनी बोलते हैं, ठीक। इसलिए वो टर्मिनोलॉजी केवल लिखा हुआ है सेरेमनी, बट इसमें होता क्या है, जो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके बैकलॉग में जो थे, उनको आप ले आते हो, स्प्रिंट बाय स्प्रिंट की डिलीवरी में ड्राफ्ट करते हो, ठीक है। तो यहाँ पीआई प्लानिंग स्प्रिंट प्लानिंग क्या है वो मैंने आपको बताया। इसके दो पार्ट होते हैं, पहला होता है ड्राफ्ट प्लान स्प्रिंट वाइज, वो जो आप ऊपर वाला देख रहे हैं ना, इसी को मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी। तो पीआई प्लानिंग क्या होती है, राइट, वो इट्स लाइक सेरेमनी, उसको बोल देते हैं सेरेमनी, बट पीआई प्लानिंग इज लाइक उसको अच्छे से मनाया जाए उसके लिए, ठीक है। तो पहले ड्राफ्ट प्लान 2 दिन का होता है नॉर्मली, ये उसमें पहले दिन ड्राफ्ट प्लान प्रेजेंट करते हैं, और सारी टीम होती है, तो सारी टीम एक दूसरे के प्लान को सुनती हैं और एग्री करते हैं, ठीक है, आपका प्लान सही है। लेकिन उसी में चांस ये भी होता है कि कुछ आपको कट छांट करना पड़े, है ना। अब भाई अगर एग्री कर रहे हैं फॉर्मली कि अगले स्प्रिंट में मैं ये दूंगा, इस स्प्रिंट में ये दूंगा, तो सबसे एग्री होना चाहिए, क्योंकि टीम की डिपेंडेंसीज भी तो होती हैं एक दूसरे के ऊपर। तो यहाँ पे कई सारे टेक्निकल डिस्कशंस और बाकी तरह के डिस्कशंस भी होते हैं, और डिस्कशन होने के बाद जो आपकी बैकलॉग में जितनी स्टोरीज आपने रखी हैं उसमें से कुछ काट छांट भी होती है, और उसके बाद फिर फाइनल प्लान आपको प्रेजेंट करना पड़ता है दूसरे दिन, ड्राफ्ट प्लान स्प्रिंट वाइज, और फिर उसके बाद फाइनल प्लान आपका स्प्रिंट वाइज आप प्रेजेंट करते हो। जब आपका फाइनल प्लान प्रेजेंट होता है तो सब लोग उसको एग्री करते हैं कि हाँ सब सही है, किसी की तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं होता, कोई डाउट नहीं होता, राइट, तब कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, तब वहां फिर ये पूछा जाता है कि नाउ दिस इज योर प्लान, फाइनल प्लान, हाँ, तो उस प्लान को फिर प्रोडक्ट ऑनर जो होता है वो एग्री करता है या अप्रूव करता है, हाँ ये प्लान आपका मस्त है, अप्रूव फ्रॉम माय साइड। तब वो उस प्लान को स्प्रिंट वाइज डिलीवरीज को फ्यूचर के लिए जो आपने स्प्रिंट बाय स्प्रिंट प्लान लिखे हुए हैं उनको फिर फाइनल कंसीडर कर दिया जाता है। जी रवि। सर ये टीम की प्लानिंग कौन से फेज पे होता है? कौन जैसे सा? टीम की प्लानिंग, टीम में कौन कौन रहेगा और किस फेज पे होता है, मतलब कि टीम हमेशा फिक्स होती है, फ्रंट एंड टीम। डेवलपर्स की टीम फिक्स होती है, बैक एंड डेवलपर ओके। की टीम पहले से फिक्स होती है, और हर एक टीम का एक नाम दिया जाता है। मैंने बोला यहाँ एजाइल टीम, कहाँ पे मैंने मेंशन किया है, एजाइल टीम, ये मैंने बोला ना प्रोडक्ट ऑनर स्क्रम मास्टर होते हैं एजाइल टीम। हर एक एजाइल टीम में कई सारी टीम होती हैं, हर एक एजाइल टीम में एक इंजीनियरिंग लीड और एक इंजीनियर्स की टीम होती है, 1 2 3 4 5 कितने भी, राइट। तो जो एजाइल टीम होती है ना, ये एक्चुअली टीम्स होती हैं। जैसे फ्रंट एंड डेवलपर्स हैं, उनकी एक टीम होती है, उसका एक नाम दिया जाता है। जैसे आप कोई किसी भी तरह के नाम किसी थीम के ऊपर नॉर्मली लोग नाम देते हैं, जैसे टीम एप्पल, टीम ऑरेंज, राइट, ऐसे, नहीं, या टीम कोई, मेंबर को कैसे किस टाइम पे ऐड करते हैं? जैसे ये मुझे शुरू से ही ऐड रहते हैं, टीम मेंबर्स कभी अच्छा, हटते नहीं। इनकी प्रोजेक्ट मिलने के बाद वो टीम बना देते पहले से ही, ये कह रहे हो आप? हाँ, जैसे ही प्रोजेक्ट मिलता है उसी टाइम पे टीम बन जाती है, टीम में लोग एडेड हो जाते हैं। उसके बाद आपकी टीम एक बार हो गई, अब इसके बाद एमवीपी हो रहा है, फिर तो ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट ऐसा नहीं है कि 5 दिन में हो जाता है, एजाइल का यही तो बात है ना। वाटरफॉल होता तो प्रोजेक्ट बना,
प्रोजेक्ट में टीम मेंबर्स ऐड हुए, डिलीवरी हुई, गए, खत्म हुआ, फिर सिर्फ एक टीम रह जाती है मेंटेनेंस वाली, काम खत्म, राइट, वाटरफॉल। लेकिन एजाइल में इट कीप्स डूइंग इनहेंसमेंट, फीचर आते रहते हैं, बनाते रहते हैं, तो ये 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल चलता रहता है ना प्रोडक्ट में। सॉफ्टवेयर में भाई अमेजोन की वेबसाइट जो बनी थी शुरू में, मान लो, क्या आज भी वो वेबसाइट उसी फॉर्म में है? नहीं, आप हमेशा उसमें नई चीजें देखते रहते हो, मार्केट रिसर्च के हिसाब से चीजें आती रहती हैं। तो उस वो क्या है, अमेजोन की वेबसाइट एक प्रोडक्ट है सॉफ्टवेयर का, वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर। उसके पीछे कितनी बड़ी टेक्नोलॉजीज होंगी, उसके पीछे कितने बड़े टीम, डेवलपर्स की टीम होगी जो उसको डेवलप करती होगी, तो इसी प्रोसेस से वो लोग डेवलप करते हैं। तो दे कीप्स कमिंग। ऐसे में टीम्स जो होती हैं, तो कौन सा टास्क कौन करती है, फ्रंट एंड की टीम, बैक एंड की टीम, एपीआई की टीम, डेटाबेस की टीम, इसकी टीम, उसकी टीम, फ्रेमवर्क की टीम, टीम्स अलग अलग होती हैं और सब अपने अपने टास्क को, रिक्वायरमेंट एक आती है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल भी दिया कि शॉपिंग मेनू कैटेगरी एडिशन एक रिक्वायरमेंट है, फ्रंट एंड टीम अलग होगी, बैक एंड टीम अलग होगी। इधर देखो दिखाया ना मैंने। अब फ्रंट एंड टीम का नाम एप्पल है, बैक एंड टीम का नाम ऑरेंज है। इसके जो इंजीनियर्स होंगे, बैक एंड डेवलपर्स ही तो इसमें हो सकते हैं। अब बैक एंड डेवलपर को इसमें थोड़ी डाल दोगे, तो सबकी टीम अलग अलग होती है। इंजीनियरिंग लीड जो होता है वो अपनी टीम लेके चलता है चौड़े से एजाइल में, और एजाइल में वो अपने टास्क केवल अपने हिसाब से ही लेता है कि मैं इतने ही डिलीवर कर पाऊंगा बस। तो एक एक वो जो डेवलपर होता है वो मल्टीपल टीम का भी मेंबर हो सकता है, ये कह रहे नहीं, हो आप? डेवलपर हमेशा एक ही टीम का मेंबर होता है। अगर फ्रंट एंड का बंदा है तो फ्रंट एंड का ही काम करेगा और नहीं नहीं, फ्रंट एंड टीम का ही मेंबर होगा। दूसरे प्रोजेक्ट का कह रहा हूँ मैं। मान लो एक प्रोजेक्ट रनिंग है और दूसरा उसको प्रोजेक्ट मिला, उसमें भी काम कर सकता है वो, ऐसे भी होता है? नॉर्मली एक ही प्रोजेक्ट पे हमेशा एक ही टीम एक ही प्रोजेक्ट पे एक टाइम में काम करती है, दो में कभी नहीं करती। ओके ओके ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट अलग है तो उसका प्रोडक्ट ऑनर अलग हो जाएगा, तो पूरी हायरार्की अलग हो जाएगी। ओके। ठीक है, दो प्रोडक्ट पे या दो प्रोजेक्ट पे काम नहीं करते। अभिषेक आपका क्वेश्चन बताइए। सर सर सब कुछ जैसे पहले से स्प्रिंट प्लानिंग में हम 14 दिन में डिफाइन कर दे रहे हैं, तो सर अगर कुछ जैसे डेवलपर्स की लीव वगैरह ये सब कैसे, वो लोग स्टार्टिंग से तो बताएंगे कि नहीं कि मैं लीव पे जाने वाला स्टार्टिंग से हूँ? बताते हैं ना, प्लान्ड लीव सब अच्छा, लोग यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे जब ये ड्राफ्ट प्लान होता है ना तो इसमें कैपेसिटी प्लानिंग भी होती है। ओके ओके। जब आप ड्राफ्ट प्लान प्रेजेंट करते हो तो प्लान में आप क्या क्या प्रेजेंट करते हो, एक तो आप आइटम क्या क्या ले रहे हो, दूसरा किस किस स्प्रिंट में डिलीवर कर रहे हो। स्प्रिंट 6 स्प्रिंट होते हैं, मैंने बताया ना, हाँ 15-15 दिन के, तो 6 स्प्रिंट का पूरा प्लानिंग शुरू से ही करते हैं। और जिसके जिसके भी लीव होते हैं उनसे पहले ही पूछ लिया जाता है, आप बताओ आपके पूरे अगले 3 महीने में लीव के कितने प्लान है। सारे प्लान्ड लीव सारे इंजीनियर्स को पहले ही बताना पड़ता है, और उसको हिसाब से उनकी कैपेसिटी रिकॉर्ड की जाती है, और उनकी कैपेसिटी के हिसाब से ही स्टोरीज लिया जाता है कि भैया मैं इतना ही कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास इतने इंजीनियर्स इस लीव पे जाएंगे और इतना ही प्लान की कैपेसिटी है मेरे पास। ठीक है, तो टोटल कैपेसिटी इसमें क्या है आपकी, और प्लान्ड कैपेसिटी क्या है, ये सारी चीजें भी इसमें डिस्कस होती हैं। केवल आइटम के ऊपर ही डिस्कस नहीं होता एजाइल की पीआई प्लानिंग या स्प्रिंट प्लानिंग में। सारे स्प्रिंट में आप डिलीवर कर पाएंगे कि नहीं, आपके पास कैपेसिटी है कि नहीं, हर चीज डिस्कस होती है। तो ठीक है ये अभिषेक। इसका ये सर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये स्क्रम मास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रोडक्ट ओनर की किस चीज की? कैपेसिटी प्लानिंग? कैपेसिटी प्लानिंग उस टीम का अगर कई सारी टीम को एक ही स्क्रम मास्टर मैनेज कर रहा है तो स्क्रम मास्टर की जिम्मेदारी होती है कि वो सबसे बात करेगा, हर एक टीम से अलग अलग, और उनकी टीम की ओवरऑल कैपेसिटी क्या है, किसका क्या लीव का प्लान है क्या नहीं, ये सारी चीजें वो डिसाइड करता है एज इन वो रिकॉर्ड करता है उनसे डिस्कस करके। ठीक, तो उनका जो प्लान होता है ना, वो प्लान प्रॉपर फॉर्मेट में वो प्रेजेंट करते हैं कि ये हमारा प्लान है, उसमें स्टोरीज देखते हैं, कैपेसिटी वर्सेस लोड देखते हैं, आपके काम का लोड कितना है और आपके पास ओवरऑल कैपेसिटी कितनी है, सारी चीजें एक सीट में प्रॉपर मेंटेन करते हैं, और ड्राफ्ट के टाइम पे उसी को प्रेजेंट करते हैं। फिर उसमें कुछ काट छाट करना होता है, किसी को ऑब्जेक्शन होता है या कुछ होता है वो होता है, फिर दूसरे दिन में फाइनल प्लान होता है, ये फाइनल है, और फिर उस प्लान को जो एक्सेल में है या किसी भी जगह पे उसको फिर अप्रूव किया जाता है कि हाँ दिस इज अप्रूव। सर तो ये भी एजोर बोर्ड पे ही करते हैं कैपेसिटी प्लानिंग? कैपेसिटी प्लानिंग अजूर बोर्ड पे नहीं करते, अजूर बोर्ड पे हम बैकलॉग प्लानिंग करते हैं और बाकी चीजें, बट स्प्रिंट प्लानिंग जो होती है, राइट, वो और कैपेसिटी प्लानिंग हम अलग से बोर्ड पे कर सकते हैं, अलग मतलब अजूर बोर्ड पे करने की जरूरत। अजूर बोर्ड में चीजें रिकॉर्ड होती हैं और उनका कैटेगराइजेशन होता है कि आप क्या क्या करेंगे, आप नहीं कर पाएंगे तो ड्राफ्ट में ही आप एक्सेल में जो मेंटेन कर रहे हो तो उसी में मतलब कैपेसिटी प्लानिंग अजूर बोर्ड में नहीं करते।
ठीक है, सर जो स्क्रम मास्टर होता है वो भी एक रोल होता है कंपनी में, और वो एक उसका रोल बहुत है। बहुत बहुत बड़ा जो है इसका एक मतलब क्रिटिकल रोल है। तो वो जो क्रिटिकल रोल स्क्रम है। मास्टर होता है वो भी कभी लाइक एक इंजीनियर रहा होगा, उसने काफी पूरी पूरी प्रोसेस अच्छे से गो थ्रू की होगी, ही इज एक्सपीरियंस गाय, देन ओनली ही विल गेट लाइक दिस पोजीशन, राइट? या फिर नहीं, और देखो ये है जरूर कि क्रिटिकल रोल है, लेकिन ये नॉन टेक्निकल रोल है। ये मोर एवर प्रोसेस और फंक्शनल रोल होता है स्क्रम मास्टर। तो स्क्रम मास्टर वो होता है जो सब टीम के साथ, उसके पास इंजीनियरिंग लीड है, राइट? तो इंजीनियरिंग लीड के साथ अलाइन रहता है रिक्वायरमेंट को लेके, वो प्रोडक्ट ऑनर के साथ अलाइन रहता है रिक्वायरमेंट को लेके। तो स्क्रम मास्टर का काम होता है स्क्रम को चलाना, चीज़ों को सही टाइम पे डिलीवर हो रहा है कि नहीं उनको ट्रैक करना, अगर कोई आदमी कहीं पे ब्लॉक हो रहा है किसी चीज़ को लेके तो प्रॉपर टीम्स को हाईलाइट की वजह से नहीं हो रहा है या कुछ और ब्लॉकर हो गए, इन सारी चीज़ों को ट्रैक करना और सब करना। तो ये एक तरह का ऑपरेशनल जॉब है, टेक्निकल जॉब नहीं है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑनर जो है वो टेक्निकल होता है, क्योंकि उसे अगर टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो रिक्वायरमेंट को समझ नहीं पाएगा, उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। प्रोडक्ट ऑनर एक टेक्नो फंक्शनल रोल होता है। ये जो है ये फंक्शनल रोल है केवल स्क्रम मास्टर, और एजाइल टीम्स जो होती हैं वो तो फुल्ली टेक्निकल होते हैं, डेवलपर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, ठीक है। ओके सर। वेरी गुड। सो फाइनल प्लान, अब 5वें स्टेज पे फाइनल प्लान प्रेजेंट हो गया, अप्रूव हो गया। जब फाइनल प्लान आपका अप्रूव हो जाता है, राइट, तो उसके बाद अब आपकी जो स्प्रिंट बाय स्प्रिंट क्या क्या होता है, तो स्प्रिंट बाय स्प्रिंट मतलब पहला स्प्रिंट जब शुरू होता है तो स्क्रम मास्टर जो है डेली ट्रैकिंग कॉल करता है, और इसको बोला जाता है, जो डेली ट्रैकिंग कॉल करता है उसको बोला जाता है स्क्रम कॉल। स्क्रम मास्टर स्क्रम कॉल ऑर्गेनाइज करता है एवरी डे, और वो मेक श्योर करता है कि जीरा या अजोर बोर्ड पे जो स्टोरीज हैं, जो टास्क है वो प्रॉपर सबको असाइन है। जो अनअसाइंड टास्क होते हैं, टास्क तो शुरू में ऐसे ही है ना, इंजीनियरिंग टीम है, मेरी टीम में मेरे 10 बंदे हैं, 10 डेवलपर्स हैं फ्रंट एंड टीम में, राइट? तो जब स्प्रिंट शुरू होता है तो स्प्रिंट के शुरुआत में क्या क्या होता है डेली स्प्रिंट में, एक तो स्प्रिंट बाय स्प्रिंट क्या क्या टास्क होता है, एक तो वो क्या करता है डेली ट्रैकिंग करता है, दूसरा असाइन स्टोरीज टास्क टू इंजीनियर्स, वो इंजीनियर्स को असाइन करता है, ये तुमको असाइन कर रहा हूँ, ये तुमको, ये तुमको, ये स्क्रम मास्टर करता है, राइट? तो वो असाइन करता है और वो लोग उसी टास्क पे फिर काम करते हैं उस पूरे स्प्रिंट में, फिर वो उनको डिलीवर करना होता है 15 दिन में। तो वो शुरू में ही, स्प्रिंट के शुरू में ही वो पूरे स्प्रिंट की एक प्लानिंग करके वो उन्हें सारे टास्क असाइन कर देता है, पूरी टीम के साथ कॉल करता है, राइट? एक एक टीम के साथ अलग अलग करता है ताकि उनके अलग स्पेसिफिक पे जा सकें, या अगर स्क्रम मास्टर हर एक टीम का अपना खुद का है तो अपनी टीम का करता है प्लान, और वो सबको उनके उनके टास्क असाइन करता है। और वो लोग भी वहां पे डिस्कशन करते हैं कि जैसे मैं नहीं, ये टास्क मुझे असाइन मत करो, ये उसको कर दो, ये इसको कर दो, राइट? ये इसमें अच्छा है तो वो एक्सेप्ट कर, हाँ ये वाला ठीक है मुझे दे दो। तो सब लोग यहाँ पे एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सारे टास्क असाइन किए जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है फिर उस बंदे की, उस इंजीनियर की उस टास्क को डिलीवर करना। तो सोचो एक बड़ा सा ऑब्जेक्टिव, ट्री लाइक स्ट्रक्चर, एक ऑब्जेक्टिव आया, उसके मल्टीपल, फिर उसके मल्टीपल, फिर उसके मल्टीपल हुए, और सबको एक एक करके असाइन होते चले गए। सब अपने अपने मॉड्यूल पे फिर काम करना शुरू करते हैं कि मैं ये फंक्शन काम कर रहा हूँ, मैं ये फंक्शन पे काम कर रहा हूँ, मैं ये फंक्शन पे, मैं इस फीचर पे, ठीक है। तो दैट इज हाउ। और उसके बाद स्क्रम मास्टर डेली की कॉल में उनसे पूछता है, ये टास्क भैया तुमको असाइन थी, ये स्टोरी तुमको असाइन थी, कहाँ पहुंची बात, क्यों नहीं हुआ, कितना टाइम लगेगा, राइट? फिर ऐसे तो डेली कॉल होती है अलग अलग इस टीम की, एजाइल टीम की। और एजाइल टीम का मैंने बताया हर एक टीम में जो मेंबर्स होते हैं वो हमेशा फिक्स्ड होते हैं, राइट, टीम में। और वो जो टीम के मेंबर, जो टीम होती है उनका नाम दिया जाता है, बिकॉज वर्चुअल टीम होती है ना, तो टीम का एक नाम दिया, पूरी टीम का एक नाम दिया जाता है। हाँ भाई, टीम एप्पल, तो टीम एप्पल, तो उसमें टीम एप्पल के इंजीनियर्स हैं सारे, टीम ऑरेंज के सारे इंजीनियर्स, ठीक। तो ये, और उसके बाद अब यही सारी चीजें कि हम बैकलॉग कैसे मैनेज करते हैं जब स्टोरीज आती हैं, राइट? डिस्कशन होता है तो बैकलॉग कहाँ पे मेंटेन किया जाता है, अजोर बोर्ड में। फिर जब स्प्रिंट पीआई प्लानिंग स्टार्ट होती है तो स्प्रिंट बाय स्प्रिंट स्टोरीज को लिखा, पुल करके लाया कहाँ जाता है, अजोर बोर्ड में। असाइन कैसे किया जाता है इंजीनियर्स को, अजोर बोर्ड में। प्रॉपर कैटेगरी कैसे मेंटेन की जाती है, अजोर बोर्ड में।
राइट। डिपेंडेंसीज का मैनेजमेंट कैसे होता है अजूर बोर्ड में, यही सारी चीजें हमें अजूर बोर्ड में सीखनी है। अभिषेक आपका कोई सर क्वेश्चन था? टाइमलाइंस जो है वो डेवलपर डिफाइन करता है कि जो स्क्रम मास्टर या प्रोडक्ट ओनर डिफाइन करता है? स्क्रम मास्टर और प्रोडक्ट ऑनर टाइमलाइन डिफाइन करते हैं कि इस फीचर को इतने टाइम में देना है, और उसके बाद फिर जो इंजीनियर्स होते हैं और स्क्रम मास्टर होते हैं वो प्लानिंग के टाइम में ही लेते हैं। मैंने बोला ना कैपेसिटी प्लानिंग भी होती है कि मैं डिलीवर कर पाऊंगा कि नहीं, और फिर उसको फाइनल किया जाता है। तो अगर फाइनल हो गया तो फिर इसका मतलब आप करके दोगे ही ना, आपके पास टीम है, लोगों की छुट्टियां भी आपने एडजस्ट कर ली हैं, उसके हिसाब से तब आप कमिटमेंट कर रहे हो कि हाँ हम कर लेंगे, तो आप कर लेते हो। राइट अभिषेक, ठीक है। सर कई बार ऐसा होता है कि किसी काम को करने में डेवलपर मतलब प्रोडक्ट ओनर या स्क्रम मास्टर को नहीं पता होता है कि इस काम को इतना टाइम लगेगा, और जब वो डेवलपमेंट टीम के पास जाता है, डेवलपर हो जाता है, तब वो एक्चुअली रियलाइज करते हैं कि हाँ इसमें 2 वीक से ज्यादा लगेगा या इतना। आपका तो क्वेश्चन वहां मैं पे समझ गया, आपका क्वेश्चन समझ गया। उसका आंसर ये है कि जब ये ड्राफ्ट प्लान होता है कैपेसिटी प्लान, तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये कैसे होता है। स्क्रम मास्टर टीम के साथ कॉल करता है, राइट, सारे इंजीनियर्स भी होते हैं उसमें, और उसके बाद उनके साथ डिस्कशन करके ड्राफ्ट बनाता है। तो उनके साथ डिस्कशन सिर्फ इस चीज का नहीं करता कि ये जो टास्क है इसमें आप छुट्टी पे कितने दिन हैं, ये सिर्फ नहीं करता, बल्कि वो ये भी करता है कि इसमें से कौन कौन सी चीजें हम कर पाएंगे, कितने कितने दिन में कर पाएंगे, क्या ये पहले 15 दिन में हो पाएंगी या इस वाले टास्क में पहला पूरा 1 महीना लगेगा। ये भी वो इंजीनियर से ही डिस्कस करता है। अब इंजीनियर्स तो टेक्निकल होते हैं ना, और उन्हें अपनी कैपेसिटी भी पता होती है, उन्हें टास्क का नेचर भी पता होता है, क्या डेवलप करना है, कौन सा फंक्शन है, कितना टाइम लगेगा। तो वो सारी चीजें वो डिस्कस करके स्क्रम मास्टर को बोलते हैं, फिर स्क्रम मास्टर अपने ड्राफ्ट प्लान में उसको रखता है। इसीलिए पीआई प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो सिर्फ कैपेसिटी ही नहीं देखी जाती, प्रॉपर डिलीवरेबल्स को सबका इनपुट फीडबैक लेके रखा जाता है, और जब फाइनल होता है तो इसका मतलब वो हो ही जाएगा, कोई इफ एंड बट नहीं होता। ठीक है अभिषेक? ओके सर। हाँ, तो कोई इंजीनियर ये नहीं बोल सकता कि नहीं नहीं ये तो 2 महीने का काम है, तो बोलेंगे जब प्लानिंग चल रही थी तो सो रहे थे क्या, उस टाइम पे क्यों नहीं बताया कि ये 2 महीने का काम है, तो हम इसको आधा आधा तोड़ के कुछ इसमें कुछ उसमें डिलीवरी लेते। राइट, तो सभी, इसीलिए ये जो सेरेमनी क्यों बोले, इसका नाम क्यों लिया, अगर सेरेमनी का मतलब होता है कोई उत्सव, और उत्सव में किसी को छोड़ा नहीं जाता, हर आदमी पार्टिसिपेट करता है, करेक्ट। तो इसीलिए पीआई प्लानिंग इज लाइक अ सेरेमनी, जिसमें हर आदमी पार्टिसिपेट करता है, सबका रोल होता है, सबकी इंपॉर्टेंस होती है, हर आदमी अपने अपने व्यूज देता है, हर आदमी का अपना रोल होता है, राइट। ताकि कहीं पे भी ऐसा कोई चीज ऐसा ना रह जाए ब्लॉकर कि अरे ये तो हमने डिस्कस ही नहीं किया था, राइट। तो दैट इज हाउ, तो यहां तक ये जो इतने मैंने बताया स्टेप, ये प्रोसेस होता है अजाइल के प्लानिंग का और डिलीवरी का। ठीक। अब डेवऑप्स का रोल कहां आता है? डेवऑप्स का रोल इसके जस्ट बाद आता है। डेवऑप्स डेवऑप्स का रोल इसके जस्ट बाद आता है, जब आपने सारी प्लानिंग कर ली, आपने, राइट, अभी तक सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ने सारी चीजें की कर लिया डिलीवरी, तो अब प्रोडक्ट जो फीचर आपने डेवलप किया, हर स्प्रिंट में कोई ना कोई फीचर आप कर ही रहे हो, तो महीने में 2 बार आपका स्प्रिंट खत्म होगा, 15-15 दिन का होता है, तो यानी हर महीने में 2 बार आपकी डेवलपमेंट रिलीज जाएगी, प्रोडक्शन की रिलीज जाएगी, और उस बीच में हर एक फीचर का कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, पाइपलाइन वगैरह चल रहे हैं कि नहीं, राइट, टेस्टिंग आप कर रहे हो कि नहीं, उस सब के लिए ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, ये डेवऑप्स का काम, जो डेवऑप्स फिर सीआईसीडी पाइपलाइन वगैरह प्रोवाइड करता है। और हर तरह का डेवलपमेंट का भी प्रॉपर पाइपलाइन के सिनारियोज, प्रोडक्शन के भी सिनारियोज, अप्रूवल्स एक्सेट्रा, हर चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीआईसीडी पाइपलाइन में थॉरली। और ये जो कुछ भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ टोटल इंटरप्राइज ओरिएंटेड है, ऐसे ही काम होता है, तो आप A2 ऑपरेशन के लिए एकदम रेडी होंगे, इस कोर्स के खत्म होने के बाद आप पूरी तरह से रेडी होंगे कि आप बिंदास डेवऑप्स पे काम कर सकते हैं, एज ए डेवऑप्स इंजीनियर कोई चीज आपको नई नहीं लगेगी। सो फार सो गुड, यहाँ तक ठीक है सब? तो सपोर्ट इंजीनियर डेवऑप्स इंजीनियर में ये डिफरेंस है, मतलब जो प्लानिंग कर रहे हैं अपन, स्प्रिंट कर रहे हैं, उनका काम खत्म हो गया, देन इट्स नॉट लाइक इज 8 आवर्स या 10 आवर्स, राइट? दिस इज द ब्यूटी। मतलब बहुत सारे हाँ इंजीनियर्स ऐसे भी रहते हैं जो 4 3 आवर्स में काम खत्म करके दे आर जस्ट डूइंग चिल,
आई मीन, है ना? सपोर्ट इंजीनियर्स जो होते हैं उनमें, और जो एजाइल में काम करने वाले बंदे हैं उनमें यही अंतर है। सपोर्ट इंजीनियर्स के अंदर स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस क्या है? अगर प्रोडक्शन डाउन हुआ तो उसको एसएलए के बीच में ही उसे अप लेके आना है, कैसे भी करके आना है, वो चाहे 24 घंटे काम करे चाहे, लेकिन उसको लेके आना है, उसको टाइमलाइन का फिर। लेकिन एजाइल में क्या होता है कि आपको पहले ही इंजीनियर से पूछ लिया जाता है, ये फीचर है, ये डिलीवर करना है, बताओ कितना एफर्ट लगेगा और क्या क्या लगेगा, कैसे कैसे, उसको पहले से ये चीजें सारी पता होती हैं। तो दिस इज अ ब्यूटी कि आप शुरुआत की प्लानिंग से लेके डिलीवरी तक में हर चीज की ट्रांसपेरेंसी रहती है, फुल ट्रांसपेरेंसी रहती है। एक एक बंदे के पास ट्रांसपेरेंसी रहती है, भले चाहे 1000 लोगों की टीम हो, पीआई प्लानिंग होगी, 1000 लोग ज्वाइन करेंगे, किसी को नहीं छोड़ा जाता, हर आदमी पार्टिसिपेट करता है हर एक डिस्कशन में, हर एक लेवल से जाके चीजें रिकॉर्ड की जाती, तब जाके एजाइल की प्लानिंग चलती है, डिलीवरीज होती है। तो इसलिए आपको पता होता है मुझे 9 घंटे काम करने हैं, और वो 9 आवर्स में मुझे 15 दिन, यारी ठीक है, तो 15 दिन का मतलब हुआ कि 5-5-10, राइट, या 14 डेज पूरा अगर हुआ तो इतने दिन में कितने दिन होते हैं, कितने आवर्स के एफर्ट होते हैं, एफर्ट का आप स्टोरी पॉइंट्स भी आप देते हो, कौन सा टास्क डिफिकल्ट है, उसके हिसाब से आप स्टोरी का, जितने स्टोरीज बनते हैं उनका स्टोरी पॉइंट्स भी देते हो। मैं आगे एजूर बोर्ड में बताऊंगा इन चीजों को, तो आप स्टोरी पॉइंट्स भी देते हो कि ये ज्यादा टास्क है, बड़ा टास्क है, आप सब, तो आपका कंट्रोल होता है, तो आपकी लाइफ ईजी रहती है, राइट। नाइटमेयर नहीं होता ऐसा, सपोर्ट इंजीनियर की स्लीपलेस नाइट नहीं होती 24 घंटे, आप 9 घंटे ही काम करते हो, आप प्रॉपर डेवलपमेंट करते हो, है ना आशीष? यस सर, यस सर। ठीक है, राइट। सो ये था कि अजाइल क्या होता है, राइट। अब ये यहाँ इस वाली सीट पे मैं आपको बता रहा था कि एजाइल में स्टार्ट कैसे होता है। देखो वही चीज है, पहले आप स्टार्ट चीजें कहाँ होती है, बैकलॉग से। रिक्वायरमेंट्स गैदर किया, बैकलॉग में बुक ऑफ वर्क में अपने नोट करके रख लिया, फिर उसके बाद आप अपने बुक ऑफ वर्क को यानी बैकलॉग आइटम्स को एनालाइज करते हो प्लानिंग के दौरान कि यार इसमें से क्या क्या लिया जा सकता है, क्या क्या नहीं, राइट। प्रॉपर एनालाइज कर दो, फिर एनालाइज करने के बाद फिर आप डिफाइन करते हो कि ये चीजें मेरी डिफिनीशन में हैं, मैं इसको डिफाइन करता हूँ, ये चीजें मैं लूंगा, बैकलॉग में इतने आइटम है लेकिन इसमें ये चीजें मैं लूंगा, आप डिफाइन करते हो। फिर आप डिजाइन करते हो उन चीजों को, जो जो लिया है उसको डेवलप करते हो, डिजाइन एज इन डेवलप करते हो आप प्रॉपर, फिर आप उसको टेस्ट करते हो, टेस्ट करने के बाद फिर आप डिप्लॉय करते हो, और ये हो गया। फिर आप दूसरा फीचर उठाते हो, उसको बैकलॉग से एनालाइज करते हो, डिफाइन करते हो, डिजाइन करते हो, टेस्ट करते हो, फिर उठाते हो, तो इट बिकम्स अ साइकिल, राइट। यू कीप डूइंग थिंग्स, इट इज नॉट लाइक कि एक बार आपने रिक्वायरमेंट लिया, डिजाइन किया, इंप्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, मेंटेनेंस, उसके बाद शुरू नहीं। ये वाटरफॉल है, ये वाटरफॉल है, ये एजाइल है, जहां पे आपको फीचर्स आते, आपको पता भी नहीं होता ये फीचर आएगा, आपके बैकलॉग में एक आइटम दिख जाता है, राइट, कि अच्छा अगले वाले में शायद इसको, ये बैकलॉग में है, तो आपको प्रोडक्ट ऑनर का काम होता है, स्क्रम मास्टर का काम होता है, जो पूरे उसके होते हैं, राइट, एज अ होल सारी टीम के, कि वो आपके बैकलॉग पे आइटम्स रखते रहते हैं। आप एज ए टीम अपने बैकलॉग से आइटम उठाते रहते हो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, और काम करते रहते हो, डिलीवरी करते रहते हो, राइट। तो दिस इज हाउ, बैकलॉग से आइटम उठाओ, बैकलॉग में सभी आइटम पड़े होते हैं सभी टीम के लिए, आप बैकलॉग से आइटम उठाओ, एनालाइज करो, डिफाइन करो, डिजाइन करो, टेस्ट करो, डिप्लॉय करो, तो ये आपकी साइकिल चलती रहती है, ये है एजाइल, ठीक है। तो ये साइकिल यहाँ पे भी वही है। हाँ, ये जैसे साइकिल चलती रहती है, ठीक है। जब आपका प्रोजेक्ट हैंड ओवर कर दिया उसके बाद तो सिर्फ मेंटेनेंस और जो कम ही काम हो जाता होगा ना फिर तो। नहीं, अगर कोई भी प्रोजेक्ट डेवऑप्स में या एजाइल टीम उठाती है तो उसमें कंटिन्यूअसली फीचर बनते हैं। अभी मैंने जस्ट बताया रवि यही चीज, अमेजोन का एग्जांपल देके, कि अमेजोन आज से चल रहा है, 10 साल से चल रहा है, और amazon.com में हमेशा फीचर्स आते ही हैं, कभी वो मेच्योर होता चल रहा है, लेकिन कभी कि ये कोई भी सॉफ्टवेयर आज की डेट में, राइट, एज इट इज पड़ा रहे, ये पॉसिबल है, सेम फीचर के साथ उसमें कभी कोई मॉडिफिकेशन ना हो, टेल मी, जब पॉसिबल है अमेजोन कुछ? बंद होगा तभी वो चीज प्रोडक्ट बंद होगा। नहीं नहीं, ये तो आप जब बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ छोटे ऑर्गेनाइजेशन में जैसे होता है इतना ज़्यादा फीचर चेंज नहीं होता। मैं ये कह रहा हूँ कि छोटे में भी चेंज होते हैं, हम्म, कोई भी सॉफ्टवेयर, कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक सॉफ्टवेयर का आपने वर्जन निकाल दिया और उसके बाद अब आप उसके ऊपर कोई काम नहीं करेंगे, वो हमेशा के लिए हो गया, नहीं होता ऐसा। छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो या बड़ा, आपने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया एड तो ऑन आगे फीचर होते चल के रहते हैं। किसी एड ऑन फीचर होते ही रहते हैं, या कोई मेजर चीज पैच उसमें से रिलीज। हटाती जाएगी, राइट।
कुछ हटेगा, कुछ ऐड होगा, लेकिन ये कंटिन्यूअस है। कभी आप इसको ऐसा नहीं है कि फिर आप एक स्टेज पे आके बोल दिया बस हो गया, और कुछ नहीं, तो उसमें नहीं नहीं, मैं पैकेजेस के कह वर्जन ही होते हैं। वो मैं कह रहा हूँ कि वो होते रहता है लेकिन कम हो जाता है, यूँ कह रहा हूँ मैं आपको। कम हो जाता है, कम हो जाता है, तो उस केस में आपके इंजीनियर्स की संख्या कम हो जाएगी, राइट। आपके इंजीनियर्स को किसी दूसरी टीम में डाल दिया जाएगा, क्योंकि फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की टीम तो हर जगह है ना आपके ऑर्गेनाइजेशन में। आप कल को इस प्रोजेक्ट के साथ अलाइन थे, इस पीओ के साथ, आप दूसरे के साथ अलाइन हो, काम कर रहे हो। इट इज नॉट लाइक कि आपको बेंच पे डाल देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, पुराने जमाने वाली चीजें। एजाइल में तो, एजाइल का काम क्या है, एजाइल, यहाँ पे टीम, इंडिविजुअल भी एजाइल होती है, टीम भी एजाइल होता है, प्रोजेक्ट भी एजाइल होता है, प्रोसेस भी एजाइल होता है। तो हर चीज के लिए हमेशा चीजें रेडी है, इसलिए एजाइल है, राइट रवि। ओके सर, ओके सर। तो सेम थिंग यहाँ पे, एजाइल का मतलब वही हुआ कि आप स्टार्ट करते हैं, आप फीडबैक्स के ऊपर काम करते हैं। फीडबैक्स एज इन आपके पास जो बैकलॉग होता है उसको आप फीडबैक कंसीडर कर सकते हैं कि हाँ ये चाहिए, ये फीडबैक है। आप इम्प्रूव करते रहते हैं कंटिन्यूअसली, राइट। उसके लिए आप अपने रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं, सिस्टम को डिजाइन करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो, टेस्ट करते हो, डिप्लॉय करते हो, फिर रिव्यू करते हो, फिर रिक्वायरमेंट। दैट इज हाउ इट कीप्स वर्किंग एजाइल, राइट। डेवऑप्स मैंने आपको बता दिया, डेवऑप्स के टूल्स बता दिए। अब हम लोग यहाँ तक आ गए थे, अब हम लोग डिस्कस करेंगे अजूर बोर्ड के ऊपर, ठीक है। अजूर बोर्ड, तो ये स्लाइड भी मैं आपके लर्निंग पोर्टल में ही अपलोड कर दूंगा, तो पीडीएफ फॉर्मेट में। सो आप लोग इस स्लाइड को भी पूरा देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी यहाँ पे कंटेंट्स मेरे सामने रहेंगे वो सारे ही आपके साथ शेयर होंगे। तो अजूर बोर्ड प्रोजेक्ट के पूरे ओवरऑल प्रोजेक्ट के मैनेजमेंट के लिए टूल है। जैसे जीरा एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल होता है जिसमें आप प्लान करते हैं, अपने काम को ट्रैक करते हैं कंटिन्यूअसली एजाइल, वैसे ही अजूर बोर्ड जीरा के जैसा ही एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है, ठीक है। तो इसमें आप टीम्स डिफाइन कर सकते हो, एजाइल टीम्स, और उन टीम्स के वर्क आइटम्स को आप डिफाइन कर सकते हो। वर्क आइटम्स क्या होते हैं? वर्क आइटम्स को आप ट्रैक कर सकते हो हर तरह की एक्टिविटी के लिए। वर्क आइटम का मतलब कोई सा भी काम जो आप कर रहे हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो आप कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हमेशा फीचर पे ही नहीं होता, हमेशा आप फीचर ही इवॉल्व नहीं करोगे, बल्कि एजाइल टीम में वो डेवलपर्स का काम रवि ये भी होता है कि वो कोई बग आया है, कोई बग फिक्स है, कोई हॉट फिक्स है, तो उसके ऊपर भी वो काम करते हैं, राइट। जैसे टेस्टिंग वेस्टिंग हुआ, चल रहा है, फिर बग कभी आइडेंटिफाई हो गया कोई, तो नेक्स्ट जो रिलीज होगी उसमें वो बग फिक्स भी के ऊपर भी काम करेंगे और उसको भी ऐड करेंगे, राइट। तो टास्क उनके पास होते हैं टू डू, बग फिक्सेस काम कर सकते हैं, ये सारे वर्क आइटम्स होते हैं किसी भी टीम के लिए। कोई इशू या जो भी, राइट, एन इशू और एनीथिंग दैट वी कैन असाइन टू पीपल एंड कीप ट्रैक ऑफ प्रोग्रेस, ये सारी चीजें कहाँ होती है? अजूर बोर्ड में होती है, ठीक है। तो और जब भी कोई वर्क आइटम होता है, वो बग फिक्स हो, टास्क हो, फीचर हो, तो वो किसी यूजर को असाइन किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग अब आइए ये देखते हैं कि अजूर डेवऑप्स, अब यहाँ पे मैंने अजूर बोर्ड बता दिया, अब हम लोग देखते हैं कि अजूर डेवऑप्स में प्रैक्टिकली हम लोग अपना अपना साइन अप कैसे करेंगे, प्रोजेक्ट्स वगैरह का क्रिएशन कैसे करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है अजूर डेवऑप्स में। अब हम लोग प्रैक्टिकली अपने टूल पे चलते हैं, राइट। फिर उसके बाद अजूर बोर्ड प्रैक्टिकली उसमें देखेंगे जो जो हमने अभी पढ़ा, ओके। तो यहीं पे इसको ब्रेक कर रहा हूँ, थ्योरेटिकल पोर्शन। चलते हैं अजूर डेवऑप्स के ऊपर। अजूर डेवऑप्स में हम लोग साइन अप कैसे करें उस पे आते हैं, ठीक है। तो अजूर डेवऑप्स का साइन अप एक्चुअली dev डॉट करके azure.com, ये है यूआरएल। इस यूआरएल पे आप लोग इंटर करेंगे, आपको यूआरएल कुछ ऐसा दिखेगा। ये सब आप लोगों को आज कर लेना है, ठीक है। सो आप सभी क्या करेंगे, यहाँ पे गेट स्टार्टेड विथ अजूर पे चले जाओ, या फिर यहीं पे साइन इन करना है आपको। अजूर माइक्रोसॉफ्ट पे आप लोग आ गए हो, यहीं से आपको साइन इन करना है। तो अजूर डेवऑप्स है, राइट। ये अजूर बोर्ड कुछ ऐसा दिखता है, आगे हम लोग देखेंगे एक एक आइटम हालांकि, राइट। तो आप गेट स्टार्टेड विथ अजूर के बटन पे क्लिक करोगे। यहाँ गेट स्टार्टेड विथ अजूर के बटन पे क्लिक करोगे, आप लोग अजूर का, आपके पास कोई भी, अगर आपके पास ऑलरेडी आप अजूर पे कभी काम किए हो तो आप सेम अकाउंट पे लॉग इन करोगे, ठीक है। सेम अकाउंट से लॉग इन करोगे अजूर। अजूर का लॉगिन, अजूर डेवऑप्स का अलग से लॉगिन नहीं होता,
आप अजूर पे लॉगिन किए और आपके पास कोई एक्टिव सब्सक्रिप्शन भी नहीं होना चाहिए, आपको कोई फ्री ट्रायल नहीं चाहिए, कोई फ्री ट्रायल वायल कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। आपके पास अजूर होना चाहिए, अजूर का लॉगिन होना चाहिए। तो आप सब लोग अपने यहीं पे राइट ट्राई अजूर फॉर फ्री कर लो, क्लिक करके अजूर पे अपना साइन अप करोगे ऐसे, और आप लोग अपने अजूर पे साइन अप करके और अजूर में लॉगिन कर लोगे, ठीक है। लॉगिन कर लेंगे, मेरा साइन अप ऑलरेडी हुआ पड़ा है तो आई कैन नॉट डू एनी साइन अप फर्दर। जीमेल से भी हो जाएगा ना सर ये? हाँ, जीमेल से भी, एनी ईमेल आईडी, नॉट नेसेसरली अजूर। और सब्सक्रिप्शन लेने की भी जरूरत नहीं है, एज यू सेड पोर्टल वाले। हाँ, अगर पहली बार आप जा रहे हैं तो फ्री ट्रायल सब्सक्रिप्शन आपके लिए एक्टिवेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, विच इज ओके, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी मेरा लॉगिन है, इसलिए यूज एन एग्जिस्टिंग सब्सक्रिप्शन इन योर अकाउंट, तो मैं मेरे पास जो सब्सक्रिप्शन है ऑलरेडी मैं उसी को यूज कर लेता हूँ। तो ये मेरा अजूर पोर्टल है जिसमें मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है। ये मेरा अजूर पोर्टल है। तो आप portal.azure.com जो है इसके ऊपर आप ऐसे लॉगिन कर सकते हैं यहाँ पे। अब देखो मैं लॉगिन हूँ मेरे अकाउंट से, तो ऐसा मुझे दिख रहा है। अब आपको डेवऑप्स में जाना है, अजूर क्लाउड का के अंदर अजूर डेवऑप्स होता है। तो अब आपको अजूर डेवऑप्स पे जाना है। जब आप इस पे साइन अप कर लेंगे उसके बाद तो आप यहाँ पे लिखेंगे अजूर डेवऑप्स। तो अजूर डेवऑप्स में आपको सबसे पहले अजूर ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ता है। देखो अजूर डेवऑप्स कुछ हायरार्की को फॉलो करता है। हायरार्की जो है वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन, अजूर डेवऑप्स। अजूर डेवऑप्स में सबसे पहले आता है अजूर ऑर्गेनाइजेशन, फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है अजूर प्रोजेक्ट, और फिर प्रोजेक्ट के अंदर आता है आपका बोर्ड, पाइपलाइन, रिपोज, है ना, ये सब आता है। तो अजूर क्लाउड के अंदर सबसे पहले आपको एक अजूर ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ता है। अब यहाँ पे आप अजूर डेवऑप्स ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका अजूर डेवऑप्स का कुछ ऐसा स्क्रीन खुलता है राइट यहाँ पे, जिसमें आप गेट स्टार्टेड कर सकते हैं यूजिंग अजूर, या तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं माई अजूर डेवऑप्स ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, ठीक है, माई डेवऑप्स ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। तो मैं अगर क्लिक करता हूँ इसमें माई अजूर डेवऑप्स ऑर्गेनाइजेशंस, तो ये मुझे लेके जाएगा एक यूआरएल पे aex.dev.azure.com, aex.dev.azure.com, ये यूआरएल है। आप भी चाहें तो इस यूआरएल को बुकमार्क करके रख लीजिए aex.dev.azure.com, या अगर ये यूआरएल याद भी नहीं है तो आप ऐसे अजूर में यहाँ पे कैसे डेवऑप्स सर्च करके अजूर डेवऑप्स ऑर्गेनाइजेशन, माई अजूर डेवऑप्स ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करके जा सकते हैं। तो वो भी इसी यूआरएल पे ले जाएगा, और हाँ आप डायरेक्ट भी इस यूआरएल पे जा सकते हैं। जब आप इस पे लॉगिन, इस यूआरएल पे जब आप जाएंगे तो माई ऑर्गेनाइजेशन, आपके पास जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होंगे वो दिख जाएंगे। सो ये है, ये मेरा है, ठीक है। तो जैसे अजूर डेवऑप्स ऑर्गेनाइजेशन में तब आप यहाँ आएंगे, आपके पास पहली बार जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास, मेरे पास यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन है devazure.com मी विजेस, आपके पास ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा। ऑर्गेनाइजेशन का नाम यूनिक होना चाहिए, इसलिए सब लोग यूनिक, जैसे ईमेल आईडी यूनिक बनाते हो वैसे अपना ऑर्गेनाइजेशन यूनिक बनाना। तो आपको सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फिर आप प्रोजेक्ट्स, और उसके अंदर अलग अलग प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप प्रोजेक्ट की प्लानिंग करने के लिए अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करोगे। तो पहले ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, तो क्रिएट न्यू ऑर्गेनाइजेशन बटन पे क्लिक मारना, यहाँ पे गेट स्टार्टेड विद अजूर डेवऑप्स आएगा, इसको टिक करने की जरूरत नहीं है, सीधा कंटिन्यू कर दो। कंटिन्यू करने के बाद वो आपसे पूछता है कि आप dev.azure.com स्लैश करके कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का नाम बनाना चाहते हो। जैसे ईमेल आईडी यूनिक होती है वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन का नाम यूनिक होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम बता देता हूँ, KR Lab ADO 16 Feb 25, ये मेरा, मैं ऑर्गेनाइजेशन का नाम बता रहा हूँ। इस नाम से आप बनाओगे तो नहीं बनेगा, अगर मेरा बन गया तो यहाँ पे KR Lab ADO 16 Feb 25, इस नाम से मैं एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाह रहा हूँ। इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारी
सारी एज़्योर डेवऑप्स का सेशन और उनके टूल्स वगैरह सब कुछ इंप्लीमेंट होंगे, सब कुछ स्क्रैच से। फिर आपको यहाँ पे ये देना है कैप्चा 53L5, कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे एंड आपका एक ऑर्गेनाइजेशन Azure DevOps ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, टेकिंग यू टू योर Azure DevOps ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो अब जब आप इस पेज पे आएंगे तो यहाँ पे आपका ऑर्गेनाइजेशन एक ये, अब आप यहीं से दूसरा ऑर्गेनाइजेशन भी क्रिएट कर सकते हो, साथ में सेलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन की सेटिंग भी चेंज कर सकते हो। आगे हम लोग जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन की सेटिंग में, अपने हिसाब से कैसे आप चीजें चेंज कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन की सेटिंग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अब ऑर्गेनाइजेशन बनता है तो ऑर्गेनाइजेशन जैसे लाइक HCL, विप्रो ऐसा, राइट, तो ऐसा, या उसके अंदर में आप अपना प्रोजेक्ट के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो। तो आपने ऑर्गेनाइजेशन बनाया तो इमीडिएटली बाद आपको कुछ भी काम स्टार्ट करना है तो ऑर्गेनाइजेशन बनाने के बाद उसके अंदर आपको प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, और आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हो। वी विल स्टार्ट विथ वन प्रोजेक्ट। तो जैसे ही आप यहाँ आएंगे, ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, इसके अंदर में मुझे प्रोजेक्ट बनाना है। प्रोजेक्ट पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है। पब्लिक हुआ तो क्या होगा, इस पे क्लिक करूंगा, राइट, ये मैं यहाँ पे एक पहले नाम देना है, मैं प्रोजेक्ट बनाता हूँ सेम इसी नाम से, KR लैब ADO के नाम से बना लेता हूँ। ठीक है, तो मेरा जो प्रोजेक्ट है वो मैंने यहाँ पे पब्लिक प्रोजेक्ट्स आर डिसेबल टू योर ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन टर्न ऑन। बाय डिफॉल्ट आपका पब्लिक नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज यहाँ पे क्लिक करेंगे अगर आप सेटिंग्स में जाके या इस पे, तो आप पब्लिक को इनेबल कर सकते हो, बट मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि डोंट डू दिस। बाय डिफॉल्ट पब्लिक प्रोजेक्ट्स क्रिएशन डिसअलाउ ही रहता है। आप ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज में जाके पब्लिक इनेबल कर सकते हो, बट इसको मत कीजिए, बिकॉज हम लोग ओवरऑल डेवऑप्स लैब के दौरान बहुत सारे क्रेडेंशियल्स वगैरह का भी यूज करेंगे, राइट। इट इज नॉट सेफ कि आप पब्लिक कर लो, बिकॉज अगर आप पब्लिक करोगे तो एनीवन ऑन द इंटरनेट कैन व्यू द प्रोजेक्ट। सर्टेन फीचर्स लाइक TF-VC आर नॉट सपोर्टेड। ठीक है, कुछ चीजें सपोर्टेड नहीं है, बट सही नहीं है। तो आप प्लीज यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम दीजिए, देने के बाद प्राइवेट के ऊपर क्लिक कीजिए एंड क्रिएट प्रोजेक्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो यू आर क्रिएटिंग ऑन, एंड अब इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका प्रोजेक्ट बन गया। सो नाउ इफ यू सी वेयर यू आर, dev.azure.com के अंदर KR Lab ADO 16 Feb 25 ऑर्गेनाइजेशन के अंदर KR Lab ADO का आपका प्रोजेक्ट बन गया। आपके इस प्रोजेक्ट में बोर्ड्स हैं, रेपोज, पाइपलाइन, आर्टिफैक्ट्स, राइट। सो इफ यू सी, ये ओवरव्यू है, समरी है, समरी में आपके पास एक डैशबोर्ड है, क्या क्या है इसमें वो देख लीजिए। एक डैशबोर्ड वो होता है जहाँ पे आप अपने इन सारे चीजों को यहाँ पे ऐड करके अपना थोड़ा सा विजेट, कई सारे विजेट होते हैं, जैसे हम लोग मैक में या एंड्रॉयड वगैरह में नहीं विजेट ऐड कर लेते हैं कि, तो जैसे मौसम का, राइट, आपने ऐड कर लिया तो आपको उसमें अंदर जाके देखने की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे रही है, वैसा है। तो इफ यू सी, ये है Azure DevOps, और इसी में आपके पास यहाँ पे Azure बोर्ड है, जिसमें बोर्ड बना सकते हैं, अलग अलग वर्क आइटम डिफाइन कर सकते हैं, बैकलॉग्स के ऊपर काम कर सकते हैं, स्प्रिंट कर सकते हैं, आप डिलीवरी प्लान बना सकते हैं, राइट। एंड रिपोजिटरीज के ऊपर आप देखें तो आप रिपोजिटरीज में कई सारे रिपोजिटरीज बना सकते हैं, पुल रिक्वेस्ट, सिक्योरिटी, ब्रांचेस, पुशेस, कमिट्स, टैग्स, एवरीथिंग, फाइल्स, एवरीथिंग। तो रिपोज भी है। पाइपलाइंस है जिसमें आप इन्वायरमेंट्स बना सकते हैं, पाइपलाइन बना सकते हैं, बहुत सारे प्री बिल्ट टेम्पलेट्स हैं, लाइब्रेरीज आपको दिख जाएंगी। पाइपलाइंस टेस्ट प्लान हम लोग नहीं देख रहे। आर्टिफैक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स में अगर आप जाएंगे तो आपको आर्टिफैक्ट्स पब्लिश करने का ऑप्शन मिलेंगे। आर्टिफैक्ट्स के ऊपर अगर मैं क्लिक करूं तो यानी यही एक सिंगल स्टॉप शॉप है जहां पे आपको पाइपलाइन, प्रोजेक्ट प्लानिंग, रिपोजिटरी, आर्टिफैक्ट्री सब कुछ एक ही जगह मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स हैं। आर्टिफैक्ट्स आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे आप इसके अंदर में चीजें पब्लिश करना शुरू कर सकते हो। तो आप इसमें पब्लिश करना अपने आर्टिफैक्ट्स को कैसे स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो पाइपलाइंस में जाके देखिए तो आपको क्लिक करिए, यहाँ पे कोई भी पाइपलाइन नहीं है, हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रेश।
वैसे ही आप रेपोज पे जाएंगे तो रेपोज में एक रेपोजिटरी आपके पास होती है जो आपके इस नाम से बनी होती है, KR लैब जो प्रोजेक्ट का नाम है उसी के नाम से एक रेपोजिटरी आपके पास बनी होती है। तो आप यहाँ पे देखो तो KR लैब एडियो के नाम से एक रेपोजिटरी बनी है, उस रेपोजिटरी का ये URL है, ये यूजर आईडी भी दिया हुआ है। तो आप HTTPS या SSH से और आप अपना क्रेडेंशियल भी यहाँ जनरेट, तो अभी रेपोज के ऊपर चलेंगे तो पता इन सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा कि कैसे आप क्लोन करते हो, कैसे गिट की सारी चीज़ें मैनेज करते हो, बेसिक गिट भी हम लोग समझेंगे, एंड रिपोजिटरीज को कैसे आप प्रॉपर सिक्योर कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो अभी इसको यहाँ पे यहीं छोड़ रहा हूँ। बोर्ड पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये कुछ ऐसा आता है, राइट। यहाँ पे आप वर्क आइटम्स कर सकते हैं, बना सकते हैं, कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, बोर्ड्स में आप जाके कैनबन बोर्ड्स बना सकते हैं, एजाइल बोर्ड्स बना सकते हैं जिनके ऊपर स्प्रिंट प्लानिंग किया जाता है, राइट। व्हाट टू डू, ऑल द आइटम्स, डूइंग, कौन कौन सा आइटम है उनके प्रोग्रेस को ट्रैकिंग करते हैं हम लोग ऐसे अलग अलग बोर्ड बना के। स्टोरीज कार्डबोर्ड के जैसे बोर्ड के जैसे होती हैं आइटम, तो उनको हम यहाँ से यहाँ कार्ड ऐड करते रहते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें हम लोग अजूर बोर्ड के बारे में, बैकलॉग आइटम क्या होते हैं, जैसे आप बैकलॉग में गए तो न्यू वर्क आइटम आप बैकलॉग में ऐड कर सकते हो, स्प्रिंट आप कैसे क्रिएट करते हो, स्प्रिंट 1, स्प्रिंट 2, स्प्रिंट 3, राइट। यूजर्स कैसे इसमें ऐड होते हैं, कॉलम ऑप्शन क्या होते हैं, राइट। उन सबको फिर आप बोर्ड के ऊपर कैसे आप बैकलॉग में आइटम ऐड करते हो, कैसे स्प्रिंट प्लान करते हो, आइटम्स को स्प्रिंट में लेके आते हो, कैसे उनको बोर्ड में मूव करते हो, स्क्रम कॉल, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से यहाँ तक देखेंगे। फिर आप किसी स्टोरीज को या किसी चीज़ को क्वेरी करके कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं रिजल्ट्स, राइट, उसके लिए ये सब हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो आज इतना ही था। आज हम लोगों ने एजाइल वाटरफॉल के बारे में डिस्कस किया, एजाइल की सारी चीज़ें डिस्कस की, बोर्ड पे कैसे वो चीज़ें टेक्निकली ले जाएंगे उसके लिए फिर हम लोगों ने एजोर डेवॉप्स में अपना अपना साइन अप, सब लोग प्लीज़ साइन अप कर लीजिएगा। और नेक्स्ट आइटम जो हमारा भी स्टार्ट होगा वो बोर्ड होगा, उसके बाद हम लोग रेपोज पे चलेंगे। पाइपलाइन सबसे ज़्यादा लंबा टाइम जो जाएगा वो रेपोजिटरीज और पाइपलाइंस पे जाएगा, बिकॉज पाइपलाइन सबसे ज़्यादा लेना है। इसमें CI/CD पाइपलाइन के बारे में ही हम लोग डिटेल में A to Z पढ़ेंगे। बोलिए रवि। मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे आप कह रहे थे ना डेवऑप्स जी, वो ये प्रोजेक्ट वाला जो है, इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन डेवऑप्स एंड सिर्फ, प्रोजेक्ट, हाँ, ऑर्गेनाइजेशन में 5 लोगों के लिए वो होता है, ठीक है ना, आपने बोला कि फ्री यूजर 5 यूजर 5 लोगों को होते हैं, लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन होता है तो टोटल ऑर्गेनाइजेशन मान लो एज्योर में मान लो हमारे 100 वो है, मतलब 100 यूजर है, ठीक है, और डेवऑप्स सिर्फ 5 का फ्री करता है, तो नहीं नहीं प्रोजेक्ट वैसे में जो नहीं काम। होता, हम्म, वैसे नहीं होता इसका कैलकुलेशन। क्या होता अच्छा, है ना कि सारे लोग इसमें लॉगिन कर ही नहीं पाएंगे, ओके, सारे लोग लॉगिन नहीं करते, जिसको आप इनेबल करते हो वही लॉगिन करता है, तो उसी का लाइसेंस कॉस्ट जाता है। 5 लोग अच्छा, फ्री होते हैं, 5 के ऊपर छठे से कॉस्ट जाने लगती है। छठा जो तो होगा वो तो उसका सारे कॉस्ट लोग में। तो डेवॉप्स में काम नहीं करते ना, सारे लोग बोर्ड पे ऊपर रेपोज के ऊपर काम नहीं करते, तो इसलिए उनका कॉस्ट देने की जरूरत नहीं है। जितने ओके, लोग लॉग इन करते हैं उन्हीं का जाता है। एंड अभी ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग है यहाँ पे, वो बताऊंगा कि कैसे आप इंट्रा आईडी के चीज़ों को ऐड करते हो, फिर कैसे परमिशंस, पॉलिसीज एंड एवरीथिंग सेट करते हो, ये आपको बताना है ना यहाँ से यहाँ तक, आप तो सर वो आगे बार समझ बार में वो, आएगा। आप वो कर रहे थे अजूर, ये बोर्ड और जीरा में बार बार वो कर रहे थे कि आप जीरा, तो ऐसे भी होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जीरा करके और इसको स्किप कर देते हैं, ऐसे भी होता है क्या? नहीं, हाँ जीरा और कर बोर्ड सकते हो, ऐसे भी होता है कि हाँ जैसे कर प्रोजेक्ट के सकते लिए, हो, वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए जीरा का यूज कर लिया और बाकी जो है यस, वो इसमें ऐसे भी होता है? हाँ ऐसे भी कर लेते हैं लोग। आप ऐसा अच्छा, भी कर सकते हो अजोर डेवऑप्स पाइपलाइन में, जो अजोर का इसमें सिर्फ पाइपलाइन के लिए अजोर को यूज करो, क्योंकि पाइपलाइन सबसे पावरफुल है इसमें। और ओके, ओके, कोड के लिए भी आप गिटहब यूज कर लो, गिटहब भी हम्म, माइक्रोसॉफ्ट का ही है, तो इट्स ओके, ओके। इट्स अप टू यू। राहुल, आपका क्वेश्चन बताइए। हाँ जी सर, सर मुझे ये पूछना था, ये जो आपने अकाउंट अभी क्रिएट किया है ये आपका पेड अकाउंट है? क्योंकि आपने जैसे भी पीछे स्लाइड्स में दिखाया था फ्री अकाउंट में टेस्ट प्लान नहीं होता, बट नहीं आपके नहीं, इसमें ये जो अकाउंट है ये फ्री ही है, ओके, इसीलिए टेस्ट प्लान सिर्फ दिखा रहा है। अच्छा, आप उससे अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो लेट मी गो इन अ प्रोजेक्ट, मैं प्रोजेक्ट में गया, ये मैं टेस्ट प्लान में गया, नाउ यू विल सी हियर, कुछ नहीं आ रहा है मेरे पास। यहाँ पे क्या दे रहा ओके, है ऊपर से, यू आर लॉग्ड इन एज बेसिक यूजर लेवल, तो आप बेसिक प्लस टेस्ट पे जाओ तब आएगा, राइट। ओके, गॉट इट सर, तो गॉट इट। इट्स जस्ट कमिंग हियर, बट आई डोंट हैव एनी एक्सेस। ओके, थैंक यू सर। एनी अदर क्वेश्चन, एनीवन? नो, है ना? वेरी गुड। तो आप लोग प्लीज जो मैंने आज पढ़ाया उसको थ्योरेटिकली देखिएगा अच्छे से, वीडियो को रिवाइंड कर करके, आपके पास 5 दिन है,
एंड आप लोग सब लोग अपना साइन अप कर लीजिएगा एंड नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, वहाँ पे आगे हम लोग कोड के ऊपर पढ़ेंगे। अदर्स सर इसके रोड मैप में इसमें कुछ पाइथन एनसिबल की जरूरत नहीं है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पाइपलाइन में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, तो हर चीज़ हम लोग थोड़ा-थोड़ा देख लेंगे, बट एनसिबल की ज़रूरत तो कतई नहीं है। हाँ, पाइथन पाइथन भी आप पाइथन नहीं यूज़ करते तो उसके अल्टरनेट यूज़ कर लीजिए, शेल स्क्रिप्ट से कर लीजिए, बट ऐसा कोई हार्ड रिक्वायरमेंट नहीं है। अदर्स बट आप बट टेराफॉर्म और क्यूबरनेटिस तो मतलब वो लगेगा। अपन पाइपलाइन के लिए लगेगा है ना? हाँ, क्यूबरनेटिस मतलब के लिए और पाइपलाइन से आप करेंगे क्या, तो ऑब्वियसली डिप्लॉयमेंट करेंगे, तो हम लोग हम्म, देखेंगे कैसे अज़ूर कुबरनेटिस सर्विस पे, बाकी कुबरनेटिस पे या कहीं पे भी आप कुछ भी कर सकते हैं, तो हर कुछ भी हम लोग पढ़ेंगे पाइपलाइन में, है ना? टेराफॉर्म से कैसे आप कर सकते हो, बाइसेप से कैसे, अज़ूर एआरएम टेम्पलेट्स कैसे डिप्लॉय कर सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड पाइपलाइंस के साथ कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें देखेंगे वो सब यामल पे करेंगे अपन, क्लासिक पे नहीं। यहाँ पर। हाँ, ठीक है, ओके, थैंक यू आदर्श सर। आपका क्वेश्चन? ये सर एक क्वेश्चन, जैसे ये सब्सक्रिप्शन की बात है डेवऑप्स हाँ, में, आपने बताया कि सब्सक्रिप्शन नेसेसरी नहीं है। ओके, सो जैसे मैंने 104 के लिए लॉगिन करा था अज्योर डेवऑप्स पे, सॉरी हाँ, अज्योर पोर्टल पे, हाँ जी, तो सेम क्रेडेंशियल से लॉगिन करना, उसमें मेरे कुछ सब्सक्रिप्शन यस, थे बट इट विल एक्सपायर इन 30 डेज ऑलरेडी, इट हैज बीन डन इट्स इन द ओके, स्टेट। इट्स सो ओके, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है, राइट? नहीं, नहीं। ओके। आपके पास देखो, मैं अपने अज़ूर में गया यहाँ पे, मेरे अज़ूर में मैं सब्सक्रिप्शंस को सर्च करूँ, अगर ये मेरा सब्सक्रिप्शन है, इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास ये 2 सब्सक्रिप्शन है। अब ये एक्टिव हो या डिसेबल हो डजंट मैटर। मैं ओके, यहाँ डेवऑप्स में लॉगिन तो अभी भी कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ सर्च करके डेवऑप्स में अभी भी जा सकता हूँ ऑर्गेनाइजेशन गॉट में और क्रिएट कर सकता गॉट इट, थैंक यू। हूँ। ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही था, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे।